Good morning, everyone. Is audio video clear for all? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? ऑडियो वीडियो आ रही है सबको? क्लियर है? ऑडियो वीडियो इज क्लियर. सो व्हाट वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन? लास्ट पॉइंट क्या था हमारा डिस्कशन का? लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन वाज व्हाट? लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन वाज हम कर रहे थे शायद कंसिस्टेंसी लिमिट. कंसिस्टेंसी लिमिट में हमने लिक्विड लिमिट कर ली थी, प्लास्टिक लिमिट कर ली थी, श्रिंकेज लिमिट भी स्टार्ट कर दिया था हमने. इन श्रिंकेज लिमिट वी हैव डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ श्रिंकेज लिमिट. हमने सिग्निफिकेंस देख ली थी कि ये मिनिमम वाटर कंटेंट है जिस पे सॉइल कंप्लीटली सैचुरेटेड है. ये मैक्सिमम वाटर कंटेंट है जिसके बाद अगर आपने वाटर कंटेंट को घटाया सॉइल के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वाटर विल बी रिप्लेस्ड बाय द एयर इन इक्वल वॉल्यूम. फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि श्रिंकेज लिमिट वो वाटर कंटेंट है जिसमें सॉइल पास करता है सेमी सॉलिड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी से सॉलिड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में, या वाइस वर्सा. वो डिपेंड करता है हमने वाटर कंटेंट को बढ़ाया या वाटर कंटेंट को घटाया. फिर इसके बाद हम ये डिस्कस कर रहे थे कि श्रिंकेज लिमिट, थिकनेस लिमिट बताता है हमें कि कंप्रेशन कितना होगा सॉइल में या एक्सपेंशन कितना होगा सॉइल में. तो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल डिपेंड्स अपॉन श्रिंकेज लिमिट. क्या रिलेशनशिप थी? इनवर्स रिलेशनशिप थी. जितनी छोटी श्रिंकेज लिमिट होगी उतनी ही ज़्यादा क्या मिलेंगे आपको? वॉल्यूम चेंजेस मिलेंगे. तो ये पॉइंट भी हमने देख लिया था. दिस वाज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन. फिर कैसे पता करते हैं श्रिंकेज लिमिट को, उसका टेस्ट भी आपको बता दिया था. हाउ टू परफॉर्म द टेस्ट टू फाइंड द श्रिंकेज लिमिट, दैट वाज आल्सो बीइंग डिस्कस. तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया था. तो श्रिंकेज लिमिट निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए था? तो श्रिंकेज लिमिट को निकालने के लिए मैंने आपको फेज डायग्राम बना के दिखाई थी. अगर वो फेज डायग्राम मैं दोबारा शो करूँ यहाँ पे, इफ़ आई शो यू द फेज डायग्राम अगेन, क्योंकि उसको मुझे यूज़ करना पड़ेगा और वो पेज है नहीं मेरे पास. तो दिस वॉज दी फेज डायग्राम. क्या था ये? पहली स्टेज थी हमारी. पहली स्टेज थी, यहाँ पे वाटर कंटेंट था W1. हेयर द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वॉज VS. ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी थी? V1. ओरिजिनल वॉल्यूम V1. डिग्री ऑफ सैचुरेशन वॉज 100%. डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% थी. सारे वॉइड्स फिल्ड है पानी से, तो ये सुपर सैचुरेटेड स्टेट थी. फिर हमने क्या किया था दूसरी स्टेज में? हमने इसके वाटर कंटेंट को घटाया. वाटर कंटेंट को घटाया कहाँ तक? श्रिंकेज लिमिट तक. जब वाटर कंटेंट को घटाया श्रिंकेज लिमिट तक, वॉल्यूम भी रिड्यूस हुई. सो वॉल्यूम हो गई V2. वॉल्यूम बिकम्स V2. सॉलिड के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा. श्रिंकेज लिमिट पे भी सॉइल क्या रहेगी? कंप्लीटली सैचुरेटेड रहेगी. तो ये हमारी श्रिंकेज लिमिट थी. दिस वाज अवर श्रिंकेज लिमिट. तो ये हमारी श्रिंकेज लिमिट निकल के आई. फिर तीसरे केस में हमने इसको कंप्लीटली ड्राई कर दिया था. जब कंप्लीटली ड्राई किया, वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आया क्योंकि श्रिंकेज लिमिट के नीचे अगर वाटर कंटेंट को घटाएं वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता. तो श्रिंकेज लिमिट के नीचे वाटर कंटेंट को घटाएं, कोई चेंज नहीं आता. ड्राई सॉइल है, वाटर कंटेंट बिकम 0. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. दिस इज अवर ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉइल. और ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू V2. तो इसमें तो कोई चेंज नहीं निकल के आया. यहाँ पे सॉइल का मास था M1, यहाँ पे सॉइल का मास था M2, यहाँ पे सॉइल का मास था MD. Here the mass of the soil was MD. फिर हमने ये डिस्कस किया V2 is equal to VD. ये भी डिस्कस कर रहा था V2 VD के बराबर होगा, पर M2 will be greater than MD. M2 MD से बड़ा होगा. हम ये भी बोल सकते हैं ड्राई मास ऑफ सॉइल इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड. ये भी बोला जा सकता था कि ड्राई मास ऑफ सॉइल इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉलिड. तो यहाँ तक की एनालिसिस हमने कर रखी थी. अब टिल हियर द एनालिसिस वाज डिस्कस्ड. श्रिंकेज लिमिट क्या निकल के आई थी? तो कल जो हमने एनालिसिस करी थी उसमें श्रिंकेज लिमिट क्या था? तो श्रिंकेज लिमिट वाज इक्वल टू M1 माइनस MD डिवाइड बाय MD माइनस V1 माइनस VD डिवाइड बाय MD इनटू रो W. इसको हमने और क्या लिख दिया था? इसको हमने लिख दिया था वाटर कंटेंट इन दी स्टेज 1 माइनस V1 माइनस VD इनटू रो W डिवाइड बाय MD. तो ये डिराइव मैंने आपको कल करके दिखा दिया था. अब टिल हियर द डिस्कशन वाज डन यस्टरडे. तो अभी शुरू के 5 मिनट में मैंने आपको कल वाले क्लास की पूरी जिस्ट बता दी है कि कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था. अभी तक के पॉइंट में कोई सी भी चीज़ रिपीट करनी हो?
अभी तक के पॉइंट में कोई सी भी चीज रिपीट करनी हो, एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड अप टिल नाउ फॉर एनीवन? क्लियर यहाँ तक की कहानी? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब श्रिंकेज लिमिट को निकालने के या कैलकुलेट करने के और भी तरीके हैं। देयर आर सेवरल अदर मेथड्स अवेलेबल विद अस टू कैलकुलेट द श्रिंकेज लिमिट। तो हमारे पास और भी तरीके हैं श्रिंकेज लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए। श्रिंकेज लिमिट होती क्या है? वाटर कंटेंट होती है। तो इस वाटर कंटेंट को निकालने के लिए हमारे पास और भी तरीके हैं। कैसे करें? तो हमें और, तो मैंने और डाल दिया, तो और श्रिंकेज लिमिट क्या था हमारा? श्रिंकेज लिमिट इज व्हाट? श्रिंकेज लिमिट इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर इन स्टेज 2, mass of water in stage 2 divide by mass of solid, so divide by mass of solid। अब जरा चेक करना, स्टेज टू में मुझे सॉइल का वॉल्यूम पता है V2, स्टेज 2 में मुझे सॉलिड का वॉल्यूम पता है VS, तो पानी का वॉल्यूम कितना होगा? स्टेज 2 में मुझे सॉइल का वॉल्यूम पता है V2, मुझे सॉलिड का वॉल्यूम पता है VS, तो पानी का वॉल्यूम कितना होगा स्टेज 2 में? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन स्टेज 2? स्टेज 2 में पानी का वॉल्यूम है V2, सॉलिड का वॉल्यूम है VS, सॉइल का वॉल्यूम है V2, सॉलिड का वॉल्यूम है VS, तो पानी का वॉल्यूम कितना होगा? व्हाट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन स्टेज 2? V2 माइनस VS। चलो बिल्कुल सही बात है अभिषेक तिवारी। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन स्टेज 2 इज V2 माइनस VS, तो पानी का मास कितना होगा? बिल्कुल सही बात है निमेश, हेमंत, सबने इस चीज को एनालाइज कर लिया। तो अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ वाटर पता है स्टेज 2 में, मास कैसे निकालूं? I know the volume of water in stage 2. How to calculate the mass? मल्टीप्लाई कर दो किससे? डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो मल्टीप्लाई कर दिया पानी की डेंसिटी से, ये क्या निकल के आ गया? पानी का मास निकल के आ गया। तो पानी का मास निकल के आ गया डिवाइड बाय मास ऑफ सॉलिड, तो डिवाइड बाय मास ऑफ सॉलिड, ये मास ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर दिया। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? बिल्कुल सही बात है। V2 किसके बराबर है? V2 बराबर है VD के, सो V2 इज इक्वल टू VD माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय मास ऑफ सॉलिड, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉलिड। सिंप्लीफाई किया, क्या सिंप्लीफाई किया? VD इंटू रो W अपॉन MS माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय मास ऑफ सॉलिड। अभी हमने डिस्कस किया पीछे, मास ऑफ सॉलिड किसके बराबर लिख सकते हो? मास ऑफ ड्राई सॉइल के बराबर लिख सकते हो। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? तो वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल into density of water, mass of solid is equal to mass of dry soil minus volume of solid into density of water divided by mass of solid। तो ये हमारी श्रिंकेज लिमिट निकल के आ गई। दिस इज अवर श्रिंकेज लिमिट। अब जरा चेक करना, जरा मुझे चेक करके बताओ, व्हाट इज मास ऑफ ड्राई सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल? व्हाट इज मास ऑफ ड्राई सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल? तो इसको मैं और भी लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई करके, डेंसिटी ऑफ वाटर मास ऑफ ड्राई सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल minus density of water mass of solid to the volume of solid। so what is mass of dry soil to the volume of dry soil? हाँ बिल्कुल, mass density है। mass density of soil in which state? mass density of soil in which state? in dry state। तो dry density बोल सकते हो आप soil की, you can say it is the dry density of the soil। तो हम बोल सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है? रो W डिवाइड बाय ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल, तो ये हमारी ड्राई डेंसिटी है माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर। जरा चेक करना, मास ऑफ द सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो मास ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ये हमारी डेंसिटी ऑफ सॉलिड है, सो इट इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड। क्लियर है चीज? तो ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास स्पेसिफिक ग्रेविटी इन ड्राई स्टेट, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड। तो हम बोल सकते हैं श्रिंकेज लिमिट किसके बराबर है? तो वी कैन से श्रिंकेज लिमिट इज इक्वल टू व्हाट? तो अगर मुझे इसे रेफर करना हो तो हम बोल सकते हैं श्रिंकेज लिमिट इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल इन ड्राई स्टेट माइनस 1 बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड। तो ये भी एक तरीका है स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में लिखने का श्रिंकेज लिमिट को। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड टू राइट द स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये भी एक तरीका आ गया। तो श्रिंकेज लिमिट इज इक्वल टू 1 बाय व्हाट? श्रिंकेज लिमिट इज इक्वल टू 1 by mass specific gravity of the soil in dry state minus 1 by specific gravity of the solid। So this is also one of the method to analyze, ये भी एक तरीका है श्रिंकेज लिमिट को एनालाइज करने का। तो ये हमारी दूसरी रिलेशनशिप आ गई, दिस इज द सेकंड रिलेशनशिप। एक और तरीका है श्रिंकेज लिमिट को एनालाइज करने का, देयर इज वन मोर मेथड टू एनालाइज श्रिंकेज लिमिट। कैसे? चेक करो,
हमने बोला श्रिंकेज लिमिट इज इक्वल टू रो डब्ल्यू बाय रो डी माइनस रो डब्ल्यू बाय रो एस। क्लियर है? जरा बताना ड्राई डेंसिटी किसके बराबर होती है? वी नो ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? ड्राई डेंसिटी किसके बराबर होती है? ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। इंटर रिलेशनशिप निकाल के बताया मैंने पीछे आपको। आई हैव टॉक्ड अबाउट इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। तो हम बोल सकते हैं ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। रिप्लेस कर दो यहाँ पे। तो श्रिंकेज लिमिट डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको मैंने लिख दिया जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। डेंसिटी ऑफ सॉलिड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड। तो रो डब्ल्यू कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया? 1 प्लस ई बाय जी माइनस 1 बाय जी। 1 बाय जी कैंसिल आउट हो गया, श्रिंकेज लिमिट क्या आ गई? सो श्रिंकेज लिमिट इज इक्वल टू ई बाय जी। ये एक और तरीका है। दिस इज वन मोर मेथड टू एनालाइज द श्रिंकेज लिमिट। तो ये भी एक तरीका हो गया श्रिंकेज लिमिट को एनालाइज करने का। तो श्रिंकेज लिमिट को आप वाटर कंटेंट के टर्म में लिख सकते हो। श्रिंकेज लिमिट को आप स्पेसिफिक ग्रेविटी और वॉइड रेशियो के टर्म में लिख सकते हो। श्रिंकेज लिमिट को आप मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इन ड्राई स्टेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में भी लिख सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं श्रिंकेज लिमिट को लिखने के, इसलिए इसके ऊपर खूब सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। देयर आर n टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव व्हिच आर बीइंग डेवलप्ड ऑन दिस श्रिंकेज लिमिट। क्लियर है पूरी कहानी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? तो अब 3 तरीकों से मैंने आपको श्रिंकेज लिमिट को लिख के बता दिया। देयर आर 3 मेथड्स बाय व्हिच आई मेंशन्ड द श्रिंकेज लिमिट। अब सवाल में कुछ भी डेटा दे देगा आपको, एनी ऑफ द डेटा कैन बी गिवन टू यू इन द प्रॉब्लम। क्लियर है यहाँ तक की स्टोरी? चलिए, अब कल जो मैंने आपको टेस्ट बताया था श्रिंकेज लिमिट को निकालने का, आप उस टेस्ट के रिजल्ट के बिहाफ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकाल सकते हो। सो वी हैव डिस्कस अर्लियर कि स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए हमारे पास कौन सा टेस्ट है? पिक्नोमीटर यूज करते हैं। सो इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी वी टेक द हेल्प ऑफ द पिक्नोमीटर। तो पिक्नोमीटर यूज कर सकते हो, डेंसिटी बॉटल यूज कर सकते हो, फ्लास्क यूज कर सकते हो। पर यहां पर हम इस वाले टेस्ट के रिजल्ट के बिहाफ पे भी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं, और हम इस वाले टेस्ट के बिहाफ पे भी स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो श्रिंकेज लिमिट को तो मैंने यहीं रोक दिया, श्रिंकेज लिमिट इज बीइंग एनालाइज्ड हियर इटसेल्फ। इसको यहीं रोकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल की। क्यों? क्योंकि वो भी इससे लिंक्ड है। तो जब हम श्रिंकेज लिमिट निकालने के लिए टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उस टेस्ट के रिजल्ट के बिहाफ पे भी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे ये बताओ, कल जब हमने श्रिंकेज लिमिट वाला टेस्ट परफॉर्म किया था, हमने कौन कौन से वेरिएबल निकाले थे सॉइल के लिए? तो ये मैं नोट के फॉर्म में बता रहा हूँ आपको। आई एम रेफरिंग दिस इन द फॉर्म ऑफ अ नोट। कल जो हमने श्रिंकेज लिमिट का टेस्ट परफॉर्म किया था, उसमें कौन कौन से वेरिएबल कैलकुलेट किए थे? ओनली फॉर योर रेफरेंस, आपके रेफरेंस के लिए। कल हमने क्या निकाला था? V1 M1, फिर हमने निकाला था VD MD। तो कल जो हमने श्रिंकेज लिमिट वाला टेस्ट परफॉर्म किया था, उसमें हमने M1 V1 निकाला था और MD VD निकाला था। बिल्कुल सही बात है। दीज वर दी 4 वेरिएबल्स कैलकुलेटेड। तो मैं इन चारों वेरिएबल के हिसाब से भी स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट कर सकता हूं। तो नोट लिखा, नोट क्या बोल रहा है? नोट ये बोल रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, so specific gravity can also be determined by using the result of test for shrinkage limit, by using the result of the test for shrinkage limit। तो हमारा रिजल्ट क्या था श्रिंकेज लिमिट टेस्ट का? यही था M1 V1 MD VD। तो हम इस रिजल्ट को यूज करके भी स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। हाउ डू वी कैलकुलेट दिस? दैट बिकम्स द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। चलो चेक करो, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डेंसिटी ऑफ द सॉलिड टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर। ये होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ द सॉलिड टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर। डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड मींस मास ऑफ द सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ द वाटर। क्लियर है चीज? सो इट इज मास ऑफ द सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो ये हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आ गई।
फिर हमें ये भी पता है मास ऑफ सॉलिड किसके बराबर है, देन यू आर आल्सो नोन टू द फैक्ट मास ऑफ सॉलिड किसके बराबर है, ड्राई मास ऑफ सॉलिड के बराबर, और ये हमने टेस्ट में निकाला था, दिस वी हैव फाउंड इन द टेस्ट। तो मास ऑफ सॉलिड जो किसके बराबर है, ड्राई मास ऑफ सॉइल के बराबर है। क्या बच गया बस हमारा, व्हाट इज बीइंग लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बच गया। तो मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है, आई हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जरा ये चेक करना, जरा ये चेक करना, चेक द फेज डायग्राम, मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है। तो मैं V1 में से क्या घटाऊं ताकि मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मिल जाए, मैं V1 में से क्या घटाऊं ताकि मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मिल जाए, मैं V1 में से क्या घटाऊं ताकि मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मिल जाए। What should be subtracted from the original volume of soil so that I get the volume of solid? V1 माइनस वाटर का वॉल्यूम, बिल्कुल सही बात है प्रिंस कुमार, अभिषेक तिवारी, तो एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है, इस V1 में से क्या घटा दूं, V1 में से घटा दूं वॉल्यूम ऑफ वाटर इन स्टेज 1, सो इसमें से घटा दो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन स्टेज 1, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन स्टेज 1। अगर स्टेज 1 में से आप पानी का वॉल्यूम घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन स्टेज 1, अब ये कैसे लिखूं, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन स्टेज 1, व्हाट इज द मास ऑफ वाटर इन स्टेज 1, व्हाट द मास ऑफ वाटर इन स्टेज 1, मास ऑफ वाटर इन स्टेज 1 इज m1 माइनस md, तो मास ऑफ वाटर इन स्टेज 1 इज m1 माइनस md, ये हमारा क्या है, मास ऑफ वाटर है। डिवाइड कर दिया किससे, डिवाइड कर दिया किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से, क्या निकल के आ गई, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल के आ गई। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर इन स्टेज 1। क्लियर यहाँ तक की कहानी, सब्स्टिट्यूट कर दो ऊपर, सब्स्टिट्यूट दिस एनालिसिस, अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं ऊपर, इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू V1 इंटू रो W माइनस M1 माइनस MD डिवाइड बाय रो W, डाल दो ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी इक्वल टू MD अपॉन V1 इंटू रो W माइनस M1 माइनस MD, सो माइनस M1 माइनस MD, डिनोमिनेटर में है रो W, डिनोमिनेटर में है रो W, डिनोमिनेटर में है रो W, ये रो W कैंसिल आउट हो गया, इट इज कैंसिल्ड आउट, तो ये कैंसिल आउट कर गया, आ गई स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू व्हाट, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू व्हाट, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी निकल के आती है MD अपॉन V1 इंटू रो W माइनस M1 माइनस MD, सो M1 माइनस MD। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर, व्हाट अबाउट द डेंसिटी ऑफ वाटर, इट इज 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मैंने डेंसिटी ऑफ वाटर पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आ गई, तो दिस इज अवर स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ये हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो हमने श्रिंकेज लिमिट वाले टेस्ट में क्या क्या निकाला था, M1 V1 निकाला था, आ गया M1 V1। हमने श्रिंकेज लिमिट वाले टेस्ट में क्या निकाला था, श्रिंकेज लिमिट वाले टेस्ट में निकाला था MD VD, तो MD काम आ गया यहाँ पे। तो हम श्रिंकेज लिमिट वाला टेस्ट परफॉर्म करके श्रिंकेज लिमिट तो निकालते हैं, साथ में स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसके ऊपर भी आपको सवाल मिलेगा, यू विल फाइंड द प्रॉब्लम ऑन दिस कंसेप्ट। सो व्हाट इज श्रिंकेज लिमिट, हाउ टू फाइंड श्रिंकेज लिमिट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ श्रिंकेज लिमिट, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट आई हैव डिस्कस इन फुल डिटेल। सारी जानकारी मैंने आपको पूरे डिटेल में दे दी है। कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी स्टोरी में से, क्लियर है। सर ये जी सॉलिड का है, ऑब्वियसली विकास कुमार, जब भी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं बाय डिफॉल्ट वो कौन सी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, शुरू वाले लेक्चर सारे देख के आया करो, सारी बातें मैं बता देता हूँ आपको पहले ही। इनफैक्ट यहाँ पर थोड़ी हर सब्जेक्ट में बताया है, जब भी स्पेसिफिक ग्रेविटी बोली जाती है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा सॉलिड की होती है। बाय डिफॉल्ट वी ऑलवेज टॉक अबाउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। तो सेम कहानी यहाँ पर है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड की है, सॉइल की नहीं है। अगर सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती उसे हम मास स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते या अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते। क्लियर है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड की ही है, यहां पर नहीं, आपकी पूरी इंजीनियरिंग में
इन योर एंटायर इंजीनियरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला जाए, इसका मतलब वो सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। हाँ, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है नीरज। क्लियर है पूरी कहानी? आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगेन वेरी सिग्निफिकेंट, फिर से बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो श्रिंकेज के ऊपर आपको बहुत सारे पैरामीटर मिलेंगे जिसपे सवाल बनते हैं। कैसे? नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज श्रिंकेज इंडेक्स। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज श्रिंकेज इंडेक्स। तो अगला पॉइंट हमारे डिस्कशन का है श्रिंकेज इंडेक्स। अब क्या है श्रिंकेज इंडेक्स? इट इज द रेंज ऑफ कंसिस्टेंसी। तो श्रिंकेज इंडेक्स, it is the range of consistency, it is the range of consistency in which soil is in semi solid state of consistency, semi solid state of consistency। ये रेंज है कंसिस्टेंसी की, ये रेंज है कंसिस्टेंसी की जिसमें सॉइल किसमें है? सेमी सॉलिड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी के अंदर है। इसको हम क्या बोल देते हैं? श्रिंकेज इंडेक्स बोल देते हैं। कैसे निकालते हैं? हाउ इट इज टू बी फाउंड? वी कैन से इट इज न्यूमेरिकल डिफरेंस ऑफ, it is numerical difference of plastic limit, it is numerical difference of plastic limit and shrinkage limit of the soil, तो श्रिंकेज इंडेक्स न्यूमेरिकल डिफरेंस है प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट का। तो श्रिंकेज इंडेक्स इज द न्यूमेरिकल डिफरेंस ऑफ प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट ऑफ द सॉइल। तो पहला पॉइंट, श्रिंकेज इंडेक्स का मतलब क्या होता है? श्रिंकेज इंडेक्स ये वो रेंज है कंसिस्टेंसी की जिसमें सॉइल सेमी सॉलिड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में है। इस बात को समझने के लिए मैं कर्व भी बना के दे देता हूं आपको। फॉर सिंप्लिसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग रेफर द कर्व, क्योंकि ये कर्व आपके सामने नहीं है तो उस चीज को विजुअलाइज नहीं कर पाते। आई एम डायरेक्टली ड्रॉइंग द कर्व अगेन। मैं दोबारा से कर्व बना के दिखा रहा हूँ। वाई एक्सिस पे वॉल्यूम है, एक्स एक्सिस पे हमारा वाटर कंटेंट है। दिस इज अवर श्रिंकेज लिमिट, लेट अस सपोज दिस इज अवर प्लास्टिक लिमिट, दिस इज अवर लिक्विड लिमिट। ये हमारी लिक्विड लिमिट है। यहाँ पर सॉइल है लिक्विड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में, यहाँ पर सॉइल है प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में, यहाँ पर सॉइल है सेमी सॉलिड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में, और इसके नीचे सॉइल है सॉलिड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में। ये हमारी कंसिस्टेंसी कर्व थी। तो हमने क्या बोला? श्रिंकेज इंडेक्स इज द रेंज ऑफ कंसिस्टेंसी। ये वो रेंज है कंसिस्टेंसी की जिसमें सॉइल कौन सी स्टेज में है? सेमी सॉलिड स्टेज में है। तो जिस स्टेज को मैंने शेड कर रखा है उस रेंज ऑफ कंसिस्टेंसी को हम बोलते हैं श्रिंकेज इंडेक्स। तो क्या हुआ श्रिंकेज इंडेक्स हमारा? सो व्हाट विल बी अवर श्रिंकेज इंडेक्स? So what will be our shrinkage index? It is difference of plastic limit and shrinkage limit of the soil. ये प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट का क्या कहलाएगा? डिफरेंस कहलाएगा। तो मुझे ये बताओ, जितना ज्यादा श्रिंकेज इंडेक्स है, या इन जनरल बात करते हैं, वी आर नोन टू द फैक्ट कि अगर श्रिंकेज लिमिट कम होगी, इफ श्रिंकेज लिमिट इज लेस, व्हाट अबाउट वॉल्यूम चेंज? तो ये कंसेप्ट हमें पता है, दिस कंसेप्ट इज नोन टू अस। अगर श्रिंकेज लिमिट कम होगी, वॉल्यूम चेंज क्या होगा? अगर श्रिंकेज लिमिट कम होगी, वॉल्यूम चेंज क्या होगा? ज्यादा होगा। सो श्रिंकेज लिमिट इज लेस, सो कंप्रेसिबिलिटी विल कम आउट टू बी मोर। तो अगर श्रिंकेज लिमिट कम है, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी। चलो आगे देखो, अगर श्रिंकेज लिमिट कम है, कमेंट अपॉन श्रिंकेज इंडेक्स। अगर श्रिंकेज लिमिट कम है, कमेंट अपॉन श्रिंकेज इंडेक्स। अगर श्रिंकेज लिमिट कम है, कमेंट अपॉन श्रिंकेज इंडेक्स। इफ श्रिंकेज लिमिट इज लेस, व्हाट अबाउट श्रिंकेज इंडेक्स? श्रिंकेज इंडेक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी? ज्यादा निकल के आएगी। तो क्या रिलेशनशिप आया? रिलेशनशिप ये आया कि अगर श्रिंकेज इंडेक्स ज्यादा है तो कंप्रेसिबिलिटी भी क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। तो श्रिंकेज इंडेक्स इज एन इंडिकेटर ऑफ व्हाट? तो श्रिंकेज इंडेक्स इंडिकेटर बन गया किसका? श्रिंकेज इंडेक्स इंडिकेटर बन गया किसका? कंप्रेसिबिलिटी का।
सो हायर इज द श्रिंकेज इंडेक्स, हायर इज द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल। जितना ज्यादा श्रिंकेज इंडेक्स होगा उतनी ही ज्यादा क्या मिलेगी आपको, सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी मिलेगी। क्लियर है पूरी स्टोरी? रिपीट करना है इस पर कुछ भी? अब एनी पॉइंट टू प्रेफर ऑन दिस फॉर एनीवन? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू फॉरवर्ड। सो नेक्स्ट ऑफ द पैरामीटर विच इज लिंक्ड विद द श्रिंकेज ऑफ द सॉइल। अगला पैरामीटर जो सॉइल की श्रिंकेज के साथ लिंक्ड है। सो नेक्स्ट ऑफ द पैरामीटर विच इज लिंक्ड विद द श्रिंकेज ऑफ द सॉइल इज टर्म्ड एज श्रिंकेज रेशियो। तो पहला था श्रिंकेज इंडेक्स, नेक्स्ट इज श्रिंकेज रेशियो। So next of the parameter is shrinkage ratio. So next of the parameter is termed as shrinkage ratio. अब क्या है shrinkage ratio? Shrinkage ratio, it is defined as, so shrinkage ratio, it is defined as ratio of, it is defined as ratio of decrease in volume of soil expressed as percentage of its dry volume, expressed as the percentage of its dry volume, expressed as the percentage of its dry volume to the corresponding change in its water content, corresponding change in its water content above shrinkage limit, above shrinkage limit, above shrinkage limit, above shrinkage limit, shrinkage limit के ऊपर कितना वॉल्यूम चेंज हुआ। चलो देखो ये पूरा पैरामीटर क्या है। इस कंप्रेसिबिलिटी डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉम्पैक्शन? नो, कॉम्पैक्शन का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दिस। यहाँ पर तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्योंकि पानी हट रहा है। कॉम्पैक्शन में वॉल्यूम चेंज होता है क्योंकि एयर रिमूव हो रही होती है। कोई रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पे। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब वॉल्यूम चेंज है। यहाँ पर जो वॉल्यूम चेंज की हम बात कर रहे हैं वो वाटर की वजह से कर रहे हैं। कॉम्पैक्शन में जो वॉल्यूम चेंज होता है वो एयर के रिमूवल या एयर के एक्सपल्शन की वजह से होता है। यहाँ पे पानी एक्सपेल आउट हो रहा है या पानी ऐड हो रहा है। हियर द वॉल्यूम चेंजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर। इन कॉम्पैक्शन चेंज इन वॉल्यूम इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एयर। बोथ आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, दोनों अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। चलिए, सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज श्रिंकेज रेशियो। क्या होती है? व्हाट इज श्रिंकेज रेशियो? अब डिफाइन कैसे कर रखा है श्रिंकेज रेशियो को? हाउ द श्रिंकेज रेशियो इज बीइंग डिफाइंड? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो सॉइल का वॉल्यूम डिक्रीज करता है जब वाटर कंटेंट को हम डिक्रीज करेंगे, क्योंकि इनिशियली जो वाटर कंटेंट है वो श्रिंकेज लिमिट से क्या है, ज्यादा है। इनिशियली जो वाटर कंटेंट है वो क्या है, श्रिंकेज लिमिट से ज्यादा है। तो श्रिंकेज रेशियो का मतलब क्या है? डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो वॉल्यूम डिक्रीज किया V1 माइनस V2, एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ इट्स ड्राई वॉल्यूम। तो एक्सप्रेस किया एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स ड्राई वॉल्यूम टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। सो टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल अबव श्रिंकेज लिमिट। तो आपने जो वाटर कंटेंट में चेंज लिया है वो श्रिंकेज लिमिट के ऊपर ले रखा है। आपने जो वाटर कंटेंट में चेंज लिया है वो श्रिंकेज लिमिट के ऊपर ले रखा है। क्लियर है चीज? अब इसको मैं फिर से कर्व के फॉर्म में बता रहा हूँ हुआ क्या है यहाँ पे। आई एम रेफरिंग दिस इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व। तो अगर इसको कर्व के फॉर्म में रेफर करें, लेट अस सपोज ये हमारी कंसिस्टेंसी कर्व है। वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मार्क्ड ऑन y एक्सिस, वाटर कंटेंट मार्क्ड ऑन x एक्सिस। वाटर कंटेंट को मार्क किया x एक्सिस पे। सो दिस इज द सिचुएशन, ये हमारी सिचुएशन है। दिस इज द सिचुएशन अंडर कंसिडरेशन। सो दिस इज द सिचुएशन अंडर कंसिडरेशन। सो ये श्रिंकेज लिमिट है हमारी। दिस इज अवर श्रिंकेज लिमिट। दिस इज अवर लेट अस सपोज प्लास्टिक लिमिट। दिस इज लेट अस सपोज लिक्विड लिमिट। ये हमारी लिक्विड लिमिट है। दिस इज द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल। लेट अस सपोज हमारा ओरिजिनल वाटर कंटेंट है W1। आवर ओरिजिनल वाटर कंटेंट इज W1। आवर फाइनल वाटर कंटेंट इज W2। हमारा फाइनल वाटर कंटेंट W2 है। तो ओरिजिनल वाटर कंटेंट है W1, फाइनल वाटर कंटेंट है W2। हम वाटर कंटेंट को घटा रहे हैं, वी आर रिड्यूसिंग द वाटर कंटेंट।
अब क्योंकि हम वाटर कंटेंट को घटा रहे हैं, सिंस वी आर रिड्यूसिंग द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल विल आल्सो रिड्यूस। तो क्योंकि हमने वाटर कंटेंट को घटाया, सॉइल का वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा, तो सॉइल का वॉल्यूम भी कम होगा। तो इसको मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। सो दिस इज बीइंग हाईलाइटेड, जो मेन चीज है उसको मैंने बोल्ड लाइनों से दिखाया है, तो इट इज बीइंग शोन विद द हेल्प ऑफ बोल्ड लाइंस। सो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ हमारा कहां से कहां तक, V1 से लेके V2 तक। नाउ रेफर द श्रिंकेज रेशियो। अब चेक करते हैं श्रिंकेज रेशियो को। तो श्रिंकेज रेशियो इज डिफाइंड एज व्हाट, डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। सॉइल के वॉल्यूम में कितना डिक्रीज हुआ, V1 माइनस V2। तो सॉइल के वॉल्यूम में डिक्रीज हुआ V1 माइनस V2, एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ इट्स ड्राई वॉल्यूम। इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स ड्राई वॉल्यूम टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट में कितना चेंज आया, इनिशियल वाटर कंटेंट W1, so initial water content is W1, final water content is W2, so to the corresponding change in the water content of the soil above shrinkage limit। तो आपको ये ध्यान रखना है W2 की वैल्यू श्रिंकेज लिमिट से कम नहीं हो सकती। हाँ, किसी एक्सट्रीम केस में श्रिंकेज लिमिट के बराबर जरूर हो सकती है। क्यों, क्योंकि अगर मैं वाटर कंटेंट को श्रिंकेज लिमिट से कम करूं, वॉल्यूम चेंज कितना होगा, अगर मैं वाटर कंटेंट को श्रिंकेज लिमिट से कम करूं, वॉल्यूम चेंज कितनी होगी। If I reduce the water content below shrinkage limit, how much volume change will be observed? If I reduce the water content below shrinkage limit, how much volume change will be observed? Zero. अगर वॉल्यूम चेंज जीरो है, इसका मतलब श्रिंकेज रेशियो का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। इसका मतलब श्रिंकेज रेशियो का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। इसका मतलब श्रिंकेज रेशियो का सिग्निफिकेंस किसके ऊपर है सिर्फ, इसका मतलब श्रिंकेज रेशियो का सिग्निफिकेंस किसके ऊपर है सिर्फ, इसका मतलब श्रिंकेज रेशियो का सिग्निफिकेंस किसके ऊपर है सिर्फ, इट मींस द सिग्निफिकेंस ऑफ श्रिंकेज रेशियो इज अबव व्हाट, अबव ओनली श्रिंकेज लिमिट। तो श्रिंकेज रेशियो की सिग्निफिकेंस श्रिंकेज लिमिट के ऊपर ही निकल के आएगी, उसके नीचे लेके गए वाटर कंटेंट कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसकी, देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। क्लियर है पूरी कहानी, रिपीट करना है इस पर कुछ भी, बिल्कुल सही बात है रिजवान, तो करेक्ट स्टेटमेंट। तो सारी चीजों को आप रिलेट कर पा रहे हो जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। लेट अस सपोज इफ W2 is equal to shrinkage limit, when the definition is written minimum water content or maximum water content, how to know, when to write, how to know, इसके लिए आपको कंसेप्ट देखना पड़ेगा। अभी कल सारी बातें कंसेप्चुअली तो बताई थी, अभी सारी बातें कंसेप्चुअली तो बताई थी आपको कल कि कब मिनिमम लिखना है, कब मैक्सिमम लिखना है। तो रटने बैठोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, इससे चीजों को समझना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए पिछले लेक्चर देखो, सारी चीजें बता रखी हैं। अगर स्पेसिफिकली किसी पॉइंट के बारे में पूछना है तो पूछ लो यहाँ पे। चलिए, अगर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, अगर W2 की वैल्यू श्रिंकेज लिमिट के बराबर है, इफ W2 इज इक्वल टू श्रिंकेज लिमिट, तो हमारा V2 कितना हो जाएगा। अगर मैं W2 को श्रिंकेज लिमिट के बराबर ले आऊं, तो V2 को किसके बराबर लाना पड़ेगा। अगर W2 इज इक्वल टू श्रिंकेज लिमिट, हमारी V2 किसके बराबर हो जाएगी, our V2 will reduce to what, dry volume of soil, so V2 will reduce to dry volume of soil, सब्स्टिट्यूट कर दो ऊपर, तो हम बोल सकते हैं श्रिंकेज रेशियो, so we can say shrinkage ratio is equal to V1 minus VD by VD into 100 divided by W1 minus shrinkage, so W1 minus shrinkage limit। क्लियर है चीज, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी। अब एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, कौन सा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ गया, अश्विनी कुमार, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कहां से आ गया भाई। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नहीं है, ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, इट इज नॉट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉइल है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मत करके आ जाना वहां पे। क्लियर है यहां तक की कहानी। तो ये हमारा एक स्पेसिफिक केस है, दिस इज अवर स्पेसिफिक केस। तो ये हमारी स्पेसिफिक केस है, ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अरे ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नहीं होता, देयर इज नथिंग लाइक ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, देयर इज ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड के अंदर थोड़ी ना पानी होती है कि मैं ड्राई और सैचुरेटेड वॉल्यूम बोलूंगा उसकी, इट इज ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉइल। क्लियर है यहां तक की स्टोरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्सेंट्रेट करना है इस बात के ऊपर, अब इस बात के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। जरा मुझे कोई ये बताएगा W1 माइनस W2 क्या है।
सर कंप्रेसिबिलिटी और कंसोलिडेशन में क्या डिफरेंस है? ये जब हम कंप्रेसिबिलिटी और कंसोलिडेशन करेंगे तब बताऊंगा। अभी तो पहला चैप्टर चल रहा है, इसमें तो बात समझ में नहीं आ रही, कंसोलिडेशन में पहुंच गए हो। क्या अभी कंप्रेसिबिलिटी और कंसोलिडेशन कर रहे हैं क्या? मतलब एबीसीडी आती नहीं है, एबीसीडी आती नहीं है सर, ये टी क्या होता है ये बता दो। सर टी और वाई में क्या फर्क होता है, ये डिफरेंस बता दो। तो आज तक कंसोलिडेशन और कंप्रेसिबिलिटी में इसलिए फर्क नहीं पता चला है क्योंकि एबीसीडी नहीं पता हमें, और अभी भी वही कर रहे हो। जब एबीसीडी समझा रहा हूं, दिमाग चल रहा है टी और वाई के ऊपर। ये एक बेसिक रीजन है चीजों को नहीं समझने का। और मेरे ख्याल से मेरे को अभी 5 महीने हो गए क्लास लेते हुए, 5 इंटू 30, 150 दिन। 150 दिनों से रोज बोल रहा हूं कि जो टॉपिक चल रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, आगे पीछे मत भागो। 1.5-2 दिनों से रोज 2 घंटे क्लास चल रही है मेरी ऑन एन एवरेज, कभी ज्यादा भी हो जाती है, जैसे अभी 4 घंटे चल रही है। तो 150 इंटू 300 बार, 300 क्लासें हो गई हैं। 300 क्लास में हर क्लास में 5 बार तो बोल ही देता हूं कि भैया आगे मत भागा करो, जो टॉपिक चल रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट किया करो। अब 1500 बार तो बोल ही चुका हूं अभी तक कि आगे पीछे मत भागा करो। बाकी रिजल्ट तो आपके सामने ही है, रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। क्यों कंसोलिडेशन और कंप्रेसिबिलिटी में फर्क नहीं पता चलता? सो व्हाट इज W1 माइनस W2? व्हाट इज W1 माइनस W2? ये W1 माइनस W2 क्या है? चेंज इन वाटर कंटेंट। तो चेंज इन वाटर कंटेंट इन सुपर सैचुरेटेड स्टेट, बिल्कुल सही बात है। तो ये किसने बताया चेंज इन वाटर कंटेंट? हाँ, सतवीर सिंह, योर स्टेटमेंट इज करेक्ट सतवीर। आपने बोला चेंज इन वाटर कंटेंट। सो चेंज इन वाटर कंटेंट, सो चेंज इन वाटर कंटेंट इन सुपर सैचुरेटेड स्टेट। मैं आपकी स्टेटमेंट ही लिख रहा हूं यहाँ पे पूरी, इन सुपर सैचुरेटेड स्टेट, सैचुरेटेड स्टेज, इन सुपर सैचुरेटेड स्टेज। तो मैंने आपकी ये स्टेटमेंट यहीं पे लिख दी। अबव श्रिंकेज लिमिट भी लिख सकते हो नीरज, यू कैन राइट अबव श्रिंकेज लिमिट ऑल्सो। तो मुझे चेंज इन वाटर कंटेंट लिखना है। चेंज इन वाटर कंटेंट कैसे लिख सकता हूँ? आई कैन से, अच्छा ये बताओ, वाटर कंटेंट का मतलब होता है मास ऑफ वाटर टू द मास ऑफ सॉलिड। क्या सॉलिड के मास में कोई चेंज आएगा? चेंज इन वाटर कंटेंट अगर मुझे लिखना है तो मैंने बोला वाटर कंटेंट होता है मास ऑफ वाटर टू द मास ऑफ सॉलिड। तो क्या मास ऑफ सॉलिड में कोई चेंज आ रहा है? इज देयर एनी चेंज इन मास ऑफ सॉलिड? नो। सारा चेंज किसके मास में आ रहा है? सारा चेंज किसके मास में आ रहा है? सारा का सारा चेंज किसके मास में आ रहा है? पानी के मास में आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं चेंज इन मास ऑफ वाटर। So change in mass of water. So change in mass of water divided by mass of solid. So mass of solid. So change in water content can be reported as change in mass of the water to the mass of solid. क्योंकि solid के mass में तो कोई change नहीं आएगा, वो same रहेगा। तो solid का mass constant है। अब मुझे change in mass of water लिखना है। How to write change in mass of water? पानी के वॉल्यूम में कितना चेंज आया? व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो उसको भी लिख देता हूं यहाँ पे। सो आई कैन से दिस इज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर है, मेरे को चाहिए मास, तो इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर divide by mass of solid. So divide by mass of solid. अब मुझे बताओ पानी के वॉल्यूम में कितना चेंज आया जितना सॉइल के वॉल्यूम में चेंज आया? तो मैं बोल सकता हूं चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। सो इट इज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। सो इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय मास ऑफ सॉलिड। सो डिवाइड बाय मास ऑफ सॉलिड, and change in volume of soil is equal to how much? V1 minus V2. So change in volume of soil is equal to V1 minus V2 into density of water. Divide by what? Mass of solid. Mass of solid कितना है? ms. और हमें ये भी पता है mass of solid किसके बराबर है? We are known to the fact that mass of solid is equal to what? Dry mass of the soil. तो जो हमारी mass of solid है वो किसके बराबर है? So mass of solid is equal to, तो इसको मैं मेंशन कर सकता हूं,
कि मास ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू ड्राई मास ऑफ द सॉइल। तो मास ऑफ सॉलिड किसके बराबर है? हमारी ड्राई मास ऑफ सॉइल के बराबर है। सो W1 माइनस W2 कैन बी रिटन लाइक दिस। W1 माइनस W2 को आप इस तरीके से लिख सकते हो, इट कैन बी रिटन इन दिस टर्म्स। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इस पे कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस नाउ फॉर एनीवन? कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना उसमें से? एनी स्टेप टू बी रेफर फ्रॉम दिस नाउ? अब यहां पर एक कैच है, देयर इज वन कैच हियर। यहां पर एक कैच है और उस कैच का मतलब क्या है उसको देख लेते हैं। सो उस कैच का मतलब क्या है उसको देख लेते हैं। चलिए, हाँ, क्या डिफरेंस है यहाँ पे वो अभी समझा रहा हूँ। यहाँ पे तो मेरी जो एनालिसिस है उसको तो मैंने छोड़ दिया यहीं पे। मैंने W1 माइनस W2 निकाल लिया। आई हैव कैलकुलेटेड चेंज इन वाटर कंटेंट। पर आपको बताना क्या था यहाँ पे? चेक करो, चेक करो। आप बोल सकते हो चेंज इन वाटर कंटेंट। आप बोल सकते हो W1 माइनस W2 किसके बराबर है? V1 माइनस V2 बाय MS इंटू रो W के बराबर है। आप बोल सकते हो W1 माइनस W2 इज इक्वल टू V1 माइनस V2 इंटू रो W बाय MS। बट आप ये नहीं बोल सकते, यू कैन नॉट से W1 इज इक्वल टू V1 रो W बाय MS एंड W2 is equal to and W2 is equal to and W2 is equal to V2 rho W by MT। तो मैं ये तो लिख सकता हूं चेंज इन वाटर कंटेंट इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल टू द मास ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। पर आप ये चीज नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? व्हाई इट कैन नॉट बी रिटन? आप चेंज के टर्म में तो एनालिसिस कर सकते हो, पर आप डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते W1 इज इक्वल टू V1 रो W बाय MD। क्यों नहीं लिख सकते? व्हाई इट कैन नॉट बी रिटन? क्योंकि ये वॉल्यूम किसकी वॉल्यूम है? क्योंकि ये वॉल्यूम किसकी वॉल्यूम है? ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं है। इट इज नॉट वॉल्यूम ऑफ वाटर। So V1 and V2 is not volume of water. V1 and V2 is not volume of water. But the difference of V1 minus V2 is change in volume of water. तो V1 volume of water नहीं है, V1 volume of soil है। V2 volume of water नहीं है, V2 volume of soil है। पर V1 minus V2 को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर लिख सकता हूँ। तो ये ध्यान रखना वहां पे। इसके ऊपर डायरेक्टली इंटरव्यू में पूछेगा आपसे, ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आएगा इसके ऊपर। तो V1 V2 is the volume of soil, not the volume of water। हाँ, पर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल को आप चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर लिख सकते हो। क्लियर है पूरी कहानी? इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में क्लियर कर लेना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जांपल भी ले लूंगा मैं यहाँ पे। अगर समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ूं, पर अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल लेके बता देता हूं आपको। आई कैन टेक एन एग्जांपल ऑल्सो। क्लियर है? नहीं समझ आया सर? ये देखो सतवीर सिंह आ गया। नहीं समझ में आया? लो, नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया तो लो एग्जांपल लो। ये हमारा सॉलिड है, ये हमारा पानी है। आप सारी जानकारी दोगे, यू विल गिव द एंटायर इंफॉर्मेशन। आप सारी जानकारी कैसे दोगे? आप जानकारी दोगे इस तरीके से। सो आप जानकारी दोगे, जगह नहीं है मेरे पास यहाँ पे, अगले पेज पे जाता हूँ। हाँ, रुको रुको, पता है कुछ लोग आएंगे सर, एग्जाम्पल दे दो। देता हूँ एग्जाम्पल देता हूँ। लो एग्जाम्पल लो, टेक जी एग्जाम्पल। ये हमारा पहला केस है, दिस इज अवर फर्स्ट केस। ये हमारा दूसरा केस है, दिस इज अवर सेकंड केस। ये मेरी दूसरी केस है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज 1 मीटर क्यूब। क्लियर है? यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर है, लेट अस सपोज 3 मीटर क्यूब। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है 1 मीटर क्यूब, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर है 1 मीटर क्यूब। चलो क्लियर है यहाँ तक? हाँ, एग्जाम्पल। अब जिन्होंने पूछा है एग्जाम्पल दो, जिन्होंने पूछा है एग्जाम्पल दो, वो मेरे को ये जवाब देंगे इस चीज का। पहले केस में वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितनी है? पहले केस में वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितनी है? सॉइल फुली सैचुरेटेड है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 1, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 1। पहले केस में वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितनी है? इन द फर्स्ट केस व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉइल? ये देखो 1 मीटर क्यूब। वाह, गजब गजब मनीष सिंह। अरे वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना है पहले केस में?
वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। क्योंकि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है तो मैं बोल सकता हूं इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। So volume of soil in stage 1 is equal to 1 plus 3 coming out to be how much? 4 मीटर क्यूब। तो पहले केस में वॉल्यूम ऑफ सॉइल है 4 मीटर क्यूब। दूसरे केस में वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितनी है? दूसरे केस में वॉल्यूम ऑफ सॉइल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ ऑयल। क्योंकि यहां पर भी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है, सिंस हियर आल्सो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 1, दूसरे केस में वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितनी है? 2 मीटर क्यूब। क्लियर यहां तक की कहानी? तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल 4 मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सॉइल 2 मीटर क्यूब। पहले केस में वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? पहले केस में वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? पहले केस में वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? इन द फर्स्ट केस व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर? 3 मीटर क्यूब। दूसरे केस में वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? दूसरे केस में वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? दूसरे केस में वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? इट इज 1 मीटर क्यूब। तो दूसरे केस में वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी है? 1 मीटर क्यूब। व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर? व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर? What is change in volume of water? It is equal to volume of water in stage 1, volume of water in stage 2. Change in volume of water is 3 minus 1, 2 meter cube. So change in volume of water is 2 meter cube. What is the change in volume of soil? What is the change in volume of soil? Volume of soil in stage 1 minus volume of soil in stage 2. 4 minus 2, 2 meter cube. Clear है चीज? क्या समझ में आया? ये समझ में आया change in volume of soil is equal to change in volume of water. क्या समझ में आई ये चीज? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये बात तो वैलिड है, पर क्या पहली स्टेज में पानी का वॉल्यूम पहली स्टेज में सॉइल के वॉल्यूम के बराबर है क्या? क्या दूसरी स्टेज में पानी का वॉल्यूम दूसरी स्टेज के सॉइल के वॉल्यूम के बराबर है? नहीं है। तो पहली स्टेज में पानी का वॉल्यूम पहली स्टेज की सॉइल के वॉल्यूम के बराबर नहीं है। दूसरी स्टेज में पानी का वॉल्यूम दूसरी स्टेज के सॉइल के वॉल्यूम के बराबर नहीं है, पर change in volume of water is equal to change in volume of soil. क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें तो कुछ भी? अब क्लियर है पूरी स्टोरी? तो वही चीज मैंने यहां पर लिखी थी। The same thing was written here. एग्जैक्टली सेम थिंग यहाँ पे लिखी हुई थी। मेरे को क्या चाहिए था? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर। मैंने चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर को किसके बराबर लिख दिया? मैंने चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर को देखो किसके बराबर लिखा हुआ है। सो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर इज रिटर्न इक्वल टू व्हाट? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। पर V1 वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, V1 वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं है। V2 वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, V2 वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं है। क्लियर है पूरी कहानी? आगे बढ़े? Shall we carry forward? क्लियर पूरी स्टोरी? चलिए आ जाओ यहां पे। नाउ कंटिन्यू फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। तो हमने डिफरेंस इन वाटर कंटेंट निकाल लिया था। हमने डिफरेंस इन वाटर कंटेंट निकाल लिया था सॉइल का। सो डिफरेंस इन वाटर कंटेंट वी हैव कैलकुलेटेड। तो बात चल रही थी किसकी? बात चल रही थी हमारे श्रिंकेज रेशियो की। वी वर टॉकिंग अबाउट श्रिंकेज रेशियो। वी वर टॉकिंग अबाउट श्रिंकेज रेशियो। श्रिंकेज रेशियो में हमने चेंज इन वाटर कंटेंट निकाल लिया था। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पेज। तो W1 माइनस W2 वॉज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? W1 माइनस W2 किसके बराबर आ गया हमारा? सो W1 माइनस W2 को अगर मैंने एनालाइज किया, इट वॉज V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 इंटू रो W बाय MD। यही था हमारा W1 माइनस W2। इफ W2 इज इक्वल टू श्रिंकेज लिमिट, V2 विल बी इक्वल टू व्हाट? ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अगर W2 श्रिंकेज लिमिट के बराबर हो जाए, V2 किसके बराबर हो जाएगी? ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं W1 माइनस श्रिंकेज लिमिट
इज इक्वल टू V1 माइनस VD इंटू रो डब्ल्यू बाय MD, सो इंटू रो डब्ल्यू बाय MD। तो ये चीज मैंने कैलकुलेट कर ली, दिस इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय अस। तो अगर मैं अब श्रिंकेज रेशियो की एनालिसिस करूं, क्या थी श्रिंकेज रेशियो? व्हाट वाज श्रिंकेज रेशियो? डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल expressed as the percentage of its dry volume, expressed as the percentage of its dry volume to the corresponding change in water content above shrinkage limit, to the corresponding change in water content above shrinkage limit। अब मैंने W1 माइनस WS निकाल लिया, आई हैव फाउंड W1 माइनस WS, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं V1 माइनस VD डिवाइड बाय VD इंटू 100, V1 माइनस VD इंटू रो डब्ल्यू बाय MD इंटू 100, सो MD इंटू 100। अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, V1 माइनस VD कैंसल आउट हो गया, सो V1 माइनस VD इज कैंसल्ड आउट। तो क्या बच गया? ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में गया, सो MD बाय VD, सो MD बाय VD इंटू रो डब्ल्यू, so MD by VD into rho W. What is mass of soil to the volume of soil? It is equal to dry density of the soil. So dry density of the soil to the density of water. So dry density of the soil to the density of water. तो shrinkage ratio किसके बराबर है? Shrinkage ratio is equal to dry density of the soil to the density of water. Clear है चीज? इसका मतलब shrinkage ratio किसके बराबर हो गई? श्रिंकेज रेशियो किसके बराबर हो गई? मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल इन इट्स ड्राई स्टेट। तो हम बोल सकते हैं श्रिंकेज रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इन ड्राई स्टेट। सो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इन ड्राई स्टेट। अब पीछे कोई बोल रहा था क्या जी स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड की है? हाँ थी। अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल की है, इसलिए मैंने लिखा है साफ साफ, तो मैंने इसके अंदर सबस्क्रिप्ट लगाया है। सो GD इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल, नॉट सॉलिड। तो ध्यान रखना है इस चीज के बारे में। डिनोमिनेटर में 100 कैसे आया? ये वाटर कंटेंट है, परसेंटेज के टर्म में चलती है। ये वाटर कंटेंट है अमन जैन, परसेंटेज के टर्म में चल रही है। तो अगर आपने वाटर कंटेंट को फ्रैक्शन के टर्म में लिखा, तो श्रिंकेज रेशियो भी किसके टर्म में लिखनी पड़ेगी आपको? फ्रैक्शन के टर्म में लिखनी पड़ेगी। अगर आप वाटर कंटेंट को लिख रहे हो परसेंटेज के टर्म में, तो श्रिंकेज रेशियो भी किसके टर्म में आएगा? परसेंटेज के टर्म में आएगा। हाँ, तो वो फॉर्मूला भी निकाल के दे रहा हूं ना मैं आपको। अभी बोला मैंने, अभी देखो क्या बोला था, 1500 बार बोला था आगे मत भागा करो। अब 1501 बार बोल रहा हूं आगे मत भागो। आने दो, अगला पॉइंट यही बताना था मेरे को। अभी डिस्कस किया था कि 1500 बार बोल दिया है कि आगे मत भागा करो, फिर से वही हरकतें कर रहे हो। अब फिर से रिपीट कर दिया 1501 बार, ये लो 1502 बार बोल दिया कि आगे मत भागा करो। अपने आप सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अरे यार, सब एलिमिनेट हो गया। सो एवरीथिंग इज एलिमिनेटेड। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? सो व्हाट इज द कंक्लूजन बीइंग ड्रॉन? क्या कंक्लूजन निकला हमारा? कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला हमारी जो श्रिंकेज रेशियो है, इट इज इक्वल टू मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल इन इट्स ड्राई स्टेट। तो हमारी जो श्रिंकेज रेशियो है, इट इज इक्वल टू मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल इन इट्स ड्राई स्टेट। चलिए अब वापस जाते हैं हम किसके पास? अब मैं वापस जा रहा हूं किसके पास? अब मैं वापस जा रहा हूं श्रिंकेज लिमिट के पास। ये थी हमारी श्रिंकेज लिमिट, यही थी हमारी श्रिंकेज लिमिट, दिस वाज अवर श्रिंकेज लिमिट। अब चेक करो, सो और अब जरा चेक करना, और श्रिंकेज लिमिट ये क्या लिखा हुआ है? इट इज मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल इन इट्स ड्राई स्टेट। किसके बराबर होती है ये? श्रिंकेज लिमिट वाज इक्वल टू 1 बाय मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इन ड्राई स्टेट माइनस 1 बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इन ड्राई स्टेट किसके बराबर होती है? ये श्रिंकेज रेशियो के बराबर होती है। सो इट इज इक्वल टू श्रिंकेज रेशियो। सो इट इज इक्वल टू श्रिंकेज रेशियो। तो आप बोल सकते हो श्रिंकेज लिमिट इज इक्वल टू 1 बाय श्रिंकेज रेशियो माइनस 1 बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इस पे कुछ भी? तसल्ली मिल गई प्रशांत कुमार तुम्हें? कौन था? हाँ, प्रशांत श्रीवास्तव। पता चल गया वो रिलेशन कैसे आती है?
क्लियर हो गया रिलेशन कैसे निकल के आती है? सर श्रिंकेज लिमिट पे क्या ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉइल, श्रिंकेज लिमिट पे क्या ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉइल के इक्वल होता है? अरे बिल्कुल, ड्राई वॉल्यूम किसका है? केसर भट्ट एक बार अपना सवाल पढ़ना। सर क्या श्रिंकेज लिमिट पे ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉइल के इक्वल होता है? ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉइल के इक्वल होता है। ड्राई वॉल्यूम किसका है? सॉइल का ही तो है। केसर भट्ट आप सवाल पूछ रहे हो श्रिंकेज लिमिट पे क्या ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर होता है? बेटा ड्राई वॉल्यूम किसका है? ड्राई वॉल्यूम सॉइल का ही तो है। ड्राई वॉल्यूम इज ऑफ सॉइल ओनली। तो श्रिंकेज लिमिट पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल एक ही है। तो श्रिंकेज लिमिट पे आप ये बोल सकते हो, यही पूछ रहे हो आप, तो आपका सवाल समझ में आ गया। ये लो, आपने जो सवाल पूछा है वो मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बताया था। तो अगर आप क्लास की स्टार्टिंग में होते तो ये डाउट नहीं पूछते। यही सवाल पूछ रहे हो ना आप कि सर श्रिंकेज लिमिट पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या ड्राई वॉल्यूम के बराबर होती है? ये देखो, पर मास ड्राई मास के बराबर नहीं होता। तो ये तो मैंने पहला पॉइंट ही लिखा था आज की क्लास का। दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ टुडेज क्लास। तो श्रिंकेज लिमिट पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल ड्राई वॉल्यूम के बराबर होती है, ये देखो लिखा हुआ। पर श्रिंकेज लिमिट पे मास ड्राई मास के बराबर नहीं होता। और क्या रिलेशनशिप है वो भी मेंशन कर रखी है। श्रिंकेज लिमिट पे मास ऑफ सॉइल इज मोर देन द ड्राई मास ऑफ द सॉइल। ये तो पहला पॉइंट था हमारा डिस्कशन का। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। क्लियर है पूरी स्टोरी? चलिए आगे। तो नोट करके मैं यहां पे भी मेंशन कर देता हूं। नोट करके क्या लिखा? नोट करके ये मेंशन कर दिया मैंने दैट श्रिंकेज लिमिट इज इक्वल टू 1 बाय श्रिंकेज रेशियो माइनस 1 बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये भी रिलेशनशिप है हमारे पास। दिस इज ऑल्सो अवर रिलेशनशिप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस is volumetric shrinkage. Next point of reference is volumetric shrinkage. अब volumetric shrinkage क्या होती है? What is the meaning of volumetric shrinkage? Volumetric shrinkage, we can say it is defined as volumetric shrinkage. We can say it is defined as decrease in volume of soil. It is defined as decrease in volume of soil expressed in terms of its dry volume. When water content is reduced from its given state to shrinkage limit, चलिए देखिए पूरी कहानी क्या है। अब वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज का मतलब क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज का मतलब ये होता है कि पानी के सॉइल के वॉल्यूम में कितना डिक्रीज हुआ। तो श्रिंकेज लिमिट का मतलब होता है पानी के या सॉइल के वॉल्यूम में कितना डिक्रीज हुआ। कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि हमें पता है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो श्रिंकेज लिमिट का मतलब था वो पॉइंट जिसके बाद वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। ये हमारा वो वाटर कंटेंट है जिसके बाद डिक्रीज इन वाटर कंटेंट विल हैव नो इफेक्ट ओवर द वॉल्यूम। इसका मतलब जो भी वॉल्यूम चेंज होगा वो कहां तक होगा? श्रिंकेज लिमिट तक होगा। तो हमने वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज को कैसे डिफाइन किया? हमने वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज को डिफाइन किया एज डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, कि सॉइल के वॉल्यूम में कितना डिक्रीज हुआ। और इस डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल को हमने एक्सप्रेस कर दिया किसके टर्म में? इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ इट्स ड्राई वॉल्यूम। तो लेट अस सपोज डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना होगा? V1 माइनस V2 एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स ड्राई वॉल्यूम। इसको एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ इट्स ड्राई वॉल्यूम। पर आपने वाटर कंटेंट कहां से कहां घटाया है?
आपने वाटर कंटेंट को घटाया है गिवन वैल्यू से, गिवन वैल्यू है लेट अस सपोज W1, W1 से इसको कहां पर लेके आ गए, श्रिंकेज लिमिट तक लेके आ गए। अगर श्रिंकेज लिमिट तक लेके आ गए तो V2 की वैल्यू कितनी है, अगर श्रिंकेज लिमिट तक लेके आ गए तो V2 की वैल्यू कितनी है हमारी, अगर श्रिंकेज लिमिट तक लेके आ गए हम वाटर कंटेंट को तो V2 की वैल्यू कितनी है हमारी, VD। तो ये हमारा डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकल के आ गया। So volumetric shrinkage is defined as decrease in volume of soil expressed as the percentage of its dry volume when the water content of the soil is reduced from its given state up to the shrinkage limit। तो इसको हम बोलते हैं volumetric shrinkage। This is technically termed as volumetric shrinkage। यानी volumetric shrinkage आपको किस चीज की जानकारी दे रहा है, कंसेप्चुअली वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज क्या है, कंसेप्चुअली वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज क्या बता रहा है आपको, कंसेप्चुअली वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज आपको बता रहा है मैक्सिमम कितना वॉल्यूम चेंज हो सकता है सॉइल के अंदर। कंसेप्चुअली वॉल्यूमेट्रिक चेंज क्या बता रहा है हमें, मैक्सिमम वॉल्यूम व्हिच कैन बी चेंज इन द सैंपल ऑफ सॉइल ऑन डिक्रीज इन वाटर कंटेंट। V2 मस्ट बी स्ट्रिक्टली इक्वल टू VD इन केस ऑफ, हाँ बिल्कुल सही बात है सतबीर, V2 शुड बी स्ट्रिक्टली इक्वल टू VD। क्लियर है कहानी। तो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज इंडिकेट्स व्हाट, maximum decrease or change in the volume of soil due to change in water content। ये सिग्निफिकेंस होती है हमारे वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज की। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। अब आप वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज और श्रिंकेज रेशियो में भी रिलेशनशिप निकाल सकते हो, कैसे, हाउ द रिलेशनशिप कैन बी डिराइव्ड। श्रिंकेज रेशियो क्या थी, श्रिंकेज रेशियो वाज इक्वल टू V1 माइनस VD बाय VD इनटू 100 अपॉन W1 माइनस WS। ये ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, ये ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। सो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज अपॉन W1 माइनस WS। सो आई कैन से वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज इज इक्वल टू W1 माइनस WS इनटू श्रिंकेज रेशियो। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज एंड श्रिंकेज रेशियो। ये रिलेशनशिप निकल के आ गई वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज और श्रिंकेज रेशियो की। इसका मतलब श्रिंकेज के ऊपर आपको खूब सवाल मिलेंगे, you will find n number of problems on shrinkage। और कोई लॉजिक नहीं है इनके अंदर, बस पैरामीटर खूब सारे हैं। there are several parameters indicating the shrinkage of the soil। तो इस पे सवाल बनने की जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाती है। so, बिल्कुल सही बात है, VS नहीं है पीटर फॉरेस्ट, हाँ अच्छा VS वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज है, बिल्कुल सही बात है, इट इज नॉट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्लियर है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। आगे बढ़े, shall we carry forward। shall we carry forward। चलिए आगे बढ़ते हैं। so next of the point of reference is linear shrinkage। so next of the point of reference is linear shrinkage। नाम से क्या समझ में आ रहा है, from name what can be referred, नाम से क्या समझ में आ रहा है लीनियर श्रिंकेज के बारे में, जैसे वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज था वैसे ही क्या है, एज वी हैव डिस्कस अबाउट वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज वैसे ही क्या है लीनियर श्रिंकेज है। द सेम इज द केस विद लीनियर श्रिंकेज। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज ये हमारा सैंपल है सॉइल का, दिस इज अवर सैंपल ऑफ सॉइल, ये हमारी सैंपल है सॉइल की। तो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज हमें क्या बता रहा था, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज हमें क्या बता रहा था, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज हमें बता रहा था चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो लेट अस सपोज ये हमारी वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, अगर ये हमारी वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, इसमें श्रिंकेज हुई और ये हमारी फाइनल वॉल्यूम बन गई, दिस इज अवर फाइनल वॉल्यूम, ये हमारा फाइनल वॉल्यूम है सॉइल का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रीन वाला सैंपल है सॉइल का, इसमें जो डिक्रीज आया वो हर एक डायमेंशन में आया है। पर अब हम बात कर रहे हैं लीनियर श्रिंकेज की। क्यों लीनियर श्रिंकेज की, जरा इसको समझने की कोशिश करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट अस सपोज ये हमारा सॉइल का सैंपल है, दिस इज अवर सॉइल सैंपल, ये सॉइल के सैंपल का एरिया है, ये सॉइल के सैंपल का एरिया है, ये सॉइल के सैंपल की डेप्थ है, ये सॉइल के सैंपल की डेप्थ है। अब मुझे ये बताओ सॉइल के इस एरिया में क्या चेंज आएगा, ये ग्राउंड लेवल है हमारा, दिस इज अवर ग्राउंड लेवल।
तो जब भी सॉइल की वॉल्यूम में चेंज आएगा वो सारा चेंज आपको कहां दिखेगा? जब भी सॉइल की वॉल्यूम में चेंज आएगा वो सारा चेंज हमें कहां दिखेगा? क्या वो सारा चेंज इसके तीनों डायमेंशन में दिखेगा, जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया है? जब भी सॉइल के वॉल्यूम में चेंज आएगा वो सारा चेंज हमें कहां दिखता है? वो सारा चेंज हमें दिखता है हाइट के अंदर। एरिया क्या रहता है? व्हाट अबाउट द एरिया? एरिया रिमेन सेम, एरिया में कोई चेंज नहीं निकल के आता। क्यों एरिया में चेंज नहीं निकल के आता? रीजन बीइंग सॉइल का एरिया होता है इनफाइनाइट, कन्फाइंड है वो। मोरओवर एरिया ऑफ द सॉइल इज इनफाइनाइट। क्लियर है चीज? तो जो भी वॉल्यूम चेंज निकल के आती है सॉइल में वो कहां दिखती है? वॉट एवर वॉल्यूम चेंज विल बी ऑब्जर्व इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ डेप्थ ओनली और इन टर्म्स ऑफ हाइट ओनली। यानी एक ही डायरेक्शन में हमें वॉल्यूम चेंज दिखती है। तो एक ही डायरेक्शन में वॉल्यूम चेंज हमें कौन बताएगा? लीनियर श्रिंकेज बताएगी, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज बताएगी? एक ही डायरेक्शन में हमें वॉल्यूम चेंज कौन बताएगा? वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज या लीनियर श्रिंकेज? तो एक ही डायरेक्शन में हमें वॉल्यूम चेंज बताती है लीनियर श्रिंकेज। इसीलिए सॉइल के अंदर सिग्निफिकेंस किसकी ज्यादा है? इसीलिए सॉइल के अंदर सिग्निफिकेंस किसकी ज्यादा है? लीनियर श्रिंकेज की ज्यादा है। Hence, in the soil mechanics, significance of linear shrinkage is more than that of volumetric shrinkage. क्लियर है पॉइंट? अब ये तो बस आपको कंसेप्ट बता दिया, टेक्निकली मैं डिफाइन कर देता हूं उसे। तो अगर टेक्निकली डिफाइन करें इसे, इट इज डिफाइंड एज डिक्रीज इन वन डायमेंशन। इट इज डिफाइंड एज डिक्रीज इन वन डायमेंशन ऑफ द सॉइल, one dimension of the soil expressed as percentage of its original dimension, when water content is reduced from its given state to shrinkage limit. When water content is reduced from its given state to shrinkage limit, this is known as linear shrinkage. तो linear shrinkage का मतलब क्या है? Linear shrinkage is defined as decrease in one dimension of the soil. पीछे क्या था? Decrease in the volume of soil. यहाँ पे decrease क्या है? One dimension of the soil, expressed as the percentage of its original dimension when the water content of the soil is reduced from its given state up to the shrinkage limit. तो जब आप soil के water content को घटाओगे given state से लेके shrinkage limit तक, soil के एक dimension में, और वो हमारी dimension क्या होगी? depth होगी। soil के depth में जो decrease निकल के आएगा expressed as the original depth will be known as linear shrinkage. इसको हम linear shrinkage बोल देंगे। क्लियर है चीज? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इन केस ऑफ सॉइल linear dimension is considered as the thickness. हमारी linear dimension क्या है? thickness है। as area is infinite, एरिया क्या है? हमारा इनफाइनाइट है। तो लीनियर श्रिंकेज क्या होगी? लीनियर श्रिंकेज होगी 100 into 1 minus 100 upon 100 plus वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज रेज टू द पावर 1/3। अब ये एक्सप्रेशन मैंने डायरेक्टली लिख दिया। दिस एक्सप्रेशन आई हैव रिटन डायरेक्टली। जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल करेंगे वहां पे मैं इसको डिराइव करके बता दूंगा। आई डिराइव दिस। तो इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन का कंसेप्ट लगता है। अभी मैं उस चीज के अंदर एंटर नहीं कर रहा हूं। जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल करेंगे मैं आपको ये एक्सप्रेशन डिराइव करके दे दूंगा। अभी मैंने ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली लिख दिया है। So I can say linear shrinkage is equal to 100 into 1 minus 100 upon 100 plus volumetric shrinkage raised to the power 1/3। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? यहां से हम लीनियर श्रिंकेज निकाल सकते हैं। फ्रॉम हियर द लीनियर श्रिंकेज कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर है पॉइंट? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड ऑन दिस? कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से?
अप्लाई करके बताओ इसे, अप्लाई दिस कंसेप्ट, अप्लाई दिस कंसेप्ट। क्वेश्चन, अब क्या है क्वेश्चन? फॉर द गिवन सॉइल सैंपल, फॉर द गिवन सॉइल सैंपल, सर इसमें वेरिएबल क्या है? किसके अंदर वेरिएबल, किस चीज के अंदर वेरिएबल पूछ रहे हो? फॉर द गिवन सॉइल सैंपल, वाटर कंटेंट is reduced, water content is reduced, water content is reduced from its shrinkage limit equal to 40% to 10% to 10%, that is accompanied, that is accompanied, that is accompanied by decrease, that is accompanied by decrease in volume from, in volume from 80 meter cube to 80 meter cube to 60 meter cube. So 80 meter cube to 60 meter cube. Compute, compute, compute the final, compute the final height of soil sample if its area, if its area is 20 meter square, if its area is 20 meter square. सर VS की जगह VD नहीं आएगा, नहीं VS की जगह VD नहीं आएगा। VS मतलब वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नहीं है वो। ये जो VS है ये वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नहीं है। दिस इज वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, इट इज नॉट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। चलिए रीड दी प्रॉब्लम, देखो क्या पूछा है इसके अंदर। प्रॉब्लम लिखी हुई है बोर्ड पे, सवाल पढ़ो, एनालाइज करो, क्या पूछा है कैलकुलेट करके बताओ। अब एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या? लीनियर श्रिंकेज। तो जिस चीज को निकाल रहे होते वही तो वेरिएबल होता है, और कौन वेरिएबल होता है? तो लीनियर श्रिंकेज निकाल ली हमें। सो डेटा, सो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज निकल के आ जाएगी यहां से, एरिया देने की जरूरत नहीं है। तो ये एरिया हटा रहा हूं मैं, नहीं तो डायरेक्टली निकाल लोगे आप। फाइनल हाइट ऑफ द सॉइल, चलिए चलिए कैलकुलेट कीजिए। सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट। कैलकुलेट करके बताइए क्या आ रहा है। So first we'll calculate the volumetric shrinkage। पहले तो हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज निकालेंगे। So first we'll calculate the volumetric shrinkage।
40% to 10%. So first we'll calculate the volumetric shrinkage. निकाल के बताओ वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज क्या होती है. वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज होती है V1 माइनस VD बाय VD. यही होती है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज. दिस इज टर्म्ड एज वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज इनटू 100. इसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज. कितना निकल के आ रहा है. So this will be equal to 80 minus 60 by 60 into 100. What this value coming out? 20 by 60, 1 by 3. जरा बताना है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज कितनी आ रही है. 33.33%. So 33.33%. ये हमारी वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज है. इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं. लीनियर श्रिंकेज निकाल सकते हैं. With the help of this what can be found? Linear shrinkage can be found. So linear shrinkage is equal to 100 into 1 minus 100 upon 100 plus volumetric shrinkage raised to the power 1 by 3. So it is equal to 100 into 1 minus 100 upon. So 100 into 1 minus 100 upon 100 plus 33.3 raised to the power 1 by 3. कितनी आ रही है linear shrinkage? 9.14. So 9.14 क्या है ये. 9.14 क्या है. परसेंटेज है ये. It is 9.14%. क्लियर है चीज. So linear shrinkage is 9.14%. चलो सबका आ गया ये 9.14%. इसका मतलब अगर मुझे फाइनल हाइट बतानी है, if I have to report the final height, मैं क्या बोलूंगा. हमारी फाइनल हाइट कितना कम हो जाएगी. So I'll say final height will be how much? So final height of the soil sample will be how much? Its original height into 1 minus 0.914. ये 91 हो गया तो 0.0914. 0.0914 कितनी वैल्यू आ रही है. ये फैक्टर कितना आ रहा है निकल के. सब्ट्रैक्ट करके बताओ कितना आ रहा है ये. So 86. So 90.86. So 0.9086 यही आ रहा है. जरा क्रॉस चेक कर लेना इसको. व्हाट इज दिस वैल्यू कमिंग आउट. जरा क्रॉस चेक करना. व्हाट इज दिस वैल्यू कमिंग आउट. 1 minus 0.0914 इज दिस मच ओनली. यही है. चलो ठीक है. तो फाइनल हाइट कितनी होगी हमारे सॉइल के सैंपल की. फाइनल हाइट ऑफ द सॉइल सैंपल is equal to 0.9086 h, where h is the original height. h हमारी ओरिजिनल हाइट है. तो h इसमें हमारी ओरिजिनल हाइट है. क्लियर है. तो क्या सिग्निफिकेंस है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज की, क्या सिग्निफिकेंस है लीनियर श्रिंकेज की, वो हमने यहाँ पे रेफर किया हुआ. दैट वी हैव रेफर्ड. हियर इट इज नॉट मेंशन्ड द फाइनल वॉल्यूम इज ड्राई वॉल्यूम. ये देखो जो हमारा फाइनल वाटर कंटेंट है वो कौन सा है. आप जब वाटर कंटेंट को 40% 10% में लेके 10% क्या है हमारी. आप वाटर कंटेंट को 40% से 10% में लेके गए 10% क्या है हमारी. जब हम वाटर कंटेंट को 40% से लेके गए 10% तक, 10% क्या है. श्रिंकेज लिमिट है. तो श्रिंकेज लिमिट पे वॉल्यूम क्या होती है. तो श्रिंकेज लिमिट पे सॉइल का वॉल्यूम किसके बराबर होता है. At shrinkage limit, volume of soil is equal to what? Dry volume of soil. क्लियर है. तो दिया हुआ है सवाल में दिया हुआ है, बस पढ़ना होता है उसे. तो सारी चीजें डायरेक्टली नहीं बताई जाती. एवरीथिंग इज नॉट मेंशन डायरेक्टली. क्लियर है. चलें आगे. चलो आगे बढ़ते हैं अब. So we'll continue forward. Next point of reference is plasticity index. So next point of reference is plasticity index. तो हमारा श्रिंकेज इंडेक्स क्या बता रहा था. What was the significance of shrinkage index? हमें श्रिंकेज इंडेक्स ये बता रही थी वो रेंज कंसिस्टेंसी की जिसमें सॉइल किसमें हो. सेमी सॉलिड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में हो.
उसी तरीके से प्लास्टिसिटी इंडेक्स है. Plasticity index is also the range of consistency in which the soil is in plastic stage of consistency. In which the soil is in plastic stage of consistency. तो इसका मतलब ये इक्वलेंट है किसके? श्रिंकेज इंडेक्स के. तो हम बोल सकते हैं it is the range of consistency. It is the range of consistency of soil. It is the range of consistency of the soil in which soil exhibits in which soil exhibits plastic property. Soil exhibit plastic property. और plasticity क्या होती है वो कल आपको बता दी थी. What is plasticity? That I have discussed yesterday. Exhibit plastic property. Soil exhibit plastic property or behave like plastic material. Or behave like plastic material. और behave like plastic material. या behave करती है किसके लिए? कैसे? प्लास्टिक मटेरियल की जैसे. So और behave like plastic material. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल सकते हैं? नेक्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं it is defined as numerical difference of liquid limit and plastic limit. Numerical difference of liquid limit and plastic limit. तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमारा न्यूमेरिकल डिफरेंस है लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का. तो ये वो रेंज है कंसिस्टेंसी की जिसमें सॉइल किसकी तरह बिहेव करती है. ये वो रेंज है कंसिस्टेंसी की जिसमें सॉइल बिहेव करती है प्लास्टिक मटेरियल की तरह. या क्या एग्जिबिट करती है? एग्जिबिट करती है प्लास्टिक प्रॉपर्टी को. तो वाई एक्सिस पे हमारा वॉल्यूम है, एक्स एक्सिस पे वाटर कंटेंट है. दिस इज अवर श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट. तो श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट. यहाँ पे सॉइल है लिक्विड, यहाँ पे सॉइल है प्लास्टिक, यहाँ पे सॉइल है सेमी सॉलिड, यहाँ पे सॉइल है सेमी सॉलिड, यहाँ पे सॉइल है सॉलिड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में. तो ये वो रेंज ऑफ कंसिस्टेंसी है जिसमें सॉइल किसकी तरह बिहेव करता है? प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है या प्लास्टिक प्रॉपर्टी को पोजेस करता है. ये न्यूमेरिकल डिफरेंस हो गया किसका? लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का. इट्स द न्यूमेरिकल डिफरेंस ऑफ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट. क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी अब? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस? यहाँ पे एक जानकारी और दे रहा हूं मैं आपको. आई एम रेफरिंग वन मोर इन्फॉर्मेशन. तो नोट में लिखा रहा हूं मैं लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल. So liquid limit, plastic limit and plasticity index of soil. Plasticity index of soil depends upon type and amount of clay mineral. Depends upon type and amount of clay mineral. ब्रैकेट में लिखा significance of amount is more. तो एक जानकारी दी है आपको. तो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे. तो किसी भी सॉइल की लिक्विड लिमिट, किसी भी सॉइल की प्लास्टिक लिमिट, किसी भी सॉइल की प्लास्टिसिटी इंडेक्स किस पे डिपेंड कर जाती है? ये डिपेंड कर जाती है उस सॉइल के अंदर कितना और कौन सा क्ले मिनरल प्रेजेंट है. So liquid limit, plastic limit and plasticity index of the soil depends upon type, amount of clay mineral. और यहाँ पे सिग्निफिकेंस किसकी ज्यादा है? अमाउंट ऑफ क्ले मिनरल की ज्यादा है. कि कितनी ज्यादा क्वांटिटी में क्ले मिनरल प्रेजेंट है. जितनी ज्यादा क्वांटिटी में मिनरल प्रेजेंट होगा उतनी ही ज्यादा आपको ये प्रॉपर्टी मिलेंगी. तो जितनी ही ज्यादा क्वांटिटी में ये मिनरल्स प्रेजेंट होंगे उतनी ही ज्यादा आपको ये प्रॉपर्टीज मिलेंगी. हायर विल बी दीज प्रॉपर्टीज. क्लियर चीज? और इस बात को समझने के लिए आपके पास डाटा भी है. मैंने आपको हर एक सॉइल की लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट का डाटा दे रखा है. फॉर एवरी सॉइल आई हैव गिवन यू द डाटा ऑफ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट. आप उसको डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं वहां से. यू कैन डायरेक्टली रेफर इट फ्रॉम देयर. क्लियर है पूरी स्टोरी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस नाउ? क्लियर है यहां तक?
चलिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हम सॉइल को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड डिस्क्रिप्शन, प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉइल। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉइल, तो अगेन योर ऑब्जेक्टिव, फिर से आपका ऑब्जेक्टिव है ये। तो अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 है, वील से सॉइल इज नॉन प्लास्टिक। तो कौन कौन सी सॉइल नॉन प्लास्टिक होती है हमारी, कौन कौन सी सॉइल नॉन प्लास्टिक होती है हमारी, विच ऑफ द सॉइल आर नॉन प्लास्टिक, दिस इज नॉन प्लास्टिक। नेक्स्ट दिस इज लो प्लास्टिक, नेक्स्ट दिस इज मीडियम प्लास्टिक, नेक्स्ट दिस इज हाईली प्लास्टिक, ये हाईली प्लास्टिक है। तो ग्रेवल और सैंड को हम क्या बोल देते हैं, नॉन प्लास्टिक बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या निकल के आती है, 0 निकल के आती है। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स 7 से नीचे है, व्हील से लो प्लास्टिक सॉइल, 7 से लेके 17 के बीच में व्हील से मीडियम प्लास्टिक सॉइल, 17 से ज्यादा है व्हील से हाईली प्लास्टिक सॉइल। अब ये तो डिस्क्रिप्शन है सॉइल का ऑन द बेसिस ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अब हर सॉइल की प्लास्टिसिटी इंडेक्स कैसी होती है वो आपको अलग से बता देता हूँ। सो टाइप ऑफ सॉइल एंड आईपी, सो ग्रेवल, देन सैंड, देन सिल्ट, देन क्ले में एलुवियल सॉइल, फिर क्ले में ब्लैक कॉटन सॉइल। सो ब्लैक सॉइल, तो एलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। ग्रेवल 0, सैंड 0, इसमें वैल्यू है, सो हियर द वैल्यू लाइज इन द रेंज ऑफ, तो सिल्ट, सिल्ट की जरा मुझे वैल्यू निकाल के बताना। सिल्ट के अंदर लिक्विड लिमिट कितनी थी, फॉर सिल्ट व्हाट वाज द लिक्विड लिमिट, फॉर सिल्ट व्हाट वाज द लिक्विड लिमिट, सिल्ट के लिए लिक्विड लिमिट कितनी थी और प्लास्टिक लिमिट कितनी थी। फॉर सिल्ट व्हाट वाज द लिक्विड लिमिट, व्हाट वाज द प्लास्टिक लिमिट, फॉर सिल्ट व्हाट वाज द लिक्विड लिमिट, व्हाट वाज द प्लास्टिक लिमिट। सिल्ट के लिए लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट कितना था, व्हाट वाज द लिक्विड लिमिट, व्हाट वाज द प्लास्टिक लिमिट। बिल्कुल सही बात है, 30 to 40 करेक्ट स्टेटमेंट। प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट आज ही बताइए आपको। हाँ बिल्कुल सही बात है, लिक्विड लिमिट 20 to 25। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना हो गया, प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो गई 10 to 15। तो लिक्विड लिमिट 30 to 40, प्लास्टिक लिमिट 20 to 25। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज व्हाट, 10 to 15। क्ले एलुवियल सॉइल 15 to 100, दिस इज 100 to 250, दिस इज 100 to 250। क्लियर है, क्लियर है पूरी कहानी। तो जितनी ज्यादा प्लास्टिसिटी इंडेक्स उतनी ही सॉइल की ज्यादा प्लास्टिसिटी। हायर इज द प्लास्टिसिटी इंडेक्स, हायर इज द प्लास्टिसिटी ऑफ द सॉइल। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फिर से बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉइंट आपके एग्जाम के रेफरेंस से। अब क्या एग्जाम के रेफरेंस से क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट, इट सेज फॉर सैंड एंड ग्रेवल, फॉर सैंड एंड ग्रेवल प्लास्टिक लिमिट is not attained, plastic limit is not attained, plastic limit is not attained, hence they are reported as non-plastic soil, they are reported as non-plastic soil। तो सैंड और ग्रेवल की प्लास्टिक लिमिट अटेन नहीं होती, कैलकुलेट ही नहीं कर पाते, इसीलिए इनको कैसे रिपोर्ट करते हैं, नॉन प्लास्टिक सॉइल की तरह रिपोर्ट करते हैं। तो ध्यान रखना है इस चीज को। अगला पॉइंट जो ध्यान रखना है, इफ प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल, इफ प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल comes equal or greater than liquid limit, ये सवाल है आपका ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली, comes greater or equal than liquid limit, greater or equal than liquid limit, equal or greater than liquid limit, then its plasticity index is reported as zero, plasticity index is reported as zero।
तो अगर आपके सॉइल की प्लास्टिक लिमिट लिक्विड लिमिट से ज्यादा आ जाए या बराबर आ जाए, आप प्लास्टिसिटी इंडेक्स को क्या रिपोर्ट करोगे? जीरो ही रिपोर्ट करोगे, नेगेटिव रिपोर्ट नहीं करोगे। तो कहने का मतलब है प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू नेगेटिव रिपोर्ट नहीं की जाती है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आएगा इसके ऊपर, यू डायरेक्टली फाइंड द ऑब्जेक्टिव ऑन दिस कंसेप्ट। क्लियर पॉइंट? सो विल नेवर रिपोर्ट द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल एज नेगेटिव। हम कभी भी इसकी वैल्यू को नेगेटिव रिपोर्ट नहीं करेंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, अगला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, व्हेन अ नॉन प्लास्टिक सॉइल, when a non-plastic soil, when a non-plastic soil, when a non-plastic soil like sand or gravel, when a non-plastic soil like sand or gravel is mixed with plastic soil, is mixed with plastic soil like clay or silt, like clay or silt, then plasticity index, then plasticity index of mixture is given by, plasticity index of mixture is given by, plasticity index of the mixture is given by, so plasticity index of the mixture is equal to IP1 into X1, IP2 into X2 divided by IP1 divided by X1 plus X2, so divide by X1 plus X2। तो फिर से आपका ऑब्जेक्टिव है ये, अगेन इट इज द ऑब्जेक्टिव। ब्लैक कॉटन सॉइल का 200 से 250 होगा लिक्विड लिमिट, ब्लैक कॉटन सॉइल का 200 से 250 होगा लिक्विड लिमिट। हाँ, लिक्विड लिमिट की रेंज बता तो रखिए आपको, ब्लैक कॉटन सॉइल की लिक्विड लिमिट बता रखिए आपको। आप डिस्कस अबाउट द लिक्विड लिमिट ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल आल्सो, पीछे मेंशन तो है इन द प्रीवियस क्लासेस, आप डिस्कस अबाउट द लिक्विड लिमिट। WL नहीं IP, WL नहीं IP 200 से 250 होगा। 200 से 250 कैसे कैलकुलेट किया? 200 से 250 कैसे कैलकुलेट किया? हाउ दिस वैल्यू इज कैलकुलेटेड? 200 से 250 वैल्यू कैसे कैलकुलेट करिए? दो सौ से 250 वैल्यू कैसे कैलकुलेट करिए? एक्सपेरिमेंट से। हाँ, एक्सपेरिमेंट से तो निकाली हुई है, अभी जो डिफरेंस कैलकुलेट किया वो कैसे कैलकुलेट किया ये पूछ रहा हूं मैं। हाँ, एक्सपेरिमेंट से निकाला हुआ सब कुछ हमने, एवरीथिंग इज फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट ओनली, और वो सारे एक्सपेरिमेंट आपको बता रखे हैं। पर अभी मेरे पूछने का मतलब ये है कि हमें लिक्विड लिमिट की रेंज पता है ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए, हमें लिक्विड लिमिट की रेंज पता है ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए, हमें प्लास्टिक लिमिट की रेंज पता है ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए। वी नो द रेंज ऑफ द प्लास्टिक लिमिट फॉर द ब्लैक कॉटन सॉइल आल्सो। तो उसका डिफरेंस निकाला हुआ है, दैट डिफरेंस इज बीइंग कैलकुलेटेड। तो डिफरेंस कैलकुलेट करके बताइए आपको। क्लियर है? हाँ, तो वो एक्सपेरिमेंट से तो आई हुई है। X1 X2 बता रहा हूं, अभी मैं लिख ही रहा था आगे। व्हाट इज X1 X2 आई एम राइटिंग। वो तो बीच में इन्होंने सवाल पूछ लिया था, इसलिए मैं उसको डिस्कस करने लग गया था। अगले पेज पे ये लिख रहा था मैं X1 X2 क्या है। X1 X2 is the percentage of given soil, IP1 IP2 is the plasticity index of given soil। लो कंप्लीट हो गया आपका ये। हाँ, वापस उसी सवाल पे आते हैं इनके। तो X1 X2 उन दोनों सॉइल की परसेंटेज है, प्रोपोर्शन है। IP1 IP2 उन दोनों सॉइल की प्लास्टिसिटी इंडेक्स है। इस पॉइंट को खत्म करके आपकी कैलकुलेशन करते हैं अभी। तो डिस्कशन क्या चल रहा था हमारा? डिस्कशन ये चल रहा था, अगर हम दो सॉइल के सैंपल को मिलाएं जिसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP1 IP2 है, यानी एक नॉन प्लास्टिक सॉइल है और एक प्लास्टिक सॉइल है,
या एक ज्यादा प्लास्टिक सॉइल है या एक कम प्लास्टिक सॉइल है, दोनों की प्रोपोर्शन है x1 x2, दोनों की प्रोपोर्शन है x1 x2। तो उस केस में जो मिक्सचर बनता है उस मिक्सचर की प्लास्टिसिटी इंडेक्स कैसे निकालोगे? उस मिक्सचर की प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालेंगे बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। अब रिलेशन मैंने डायरेक्टली लिख दिया, कंसेप्ट क्या लगाया इसके अंदर? रिलेशनशिप मैंने डायरेक्टली लिख दिया, कंसेप्ट क्या लगाया इसके अंदर? व्हाट द कंसेप्ट बीइंग अप्लाइड? रिलेशनशिप मैंने डायरेक्टली लिख दी है, पर कंसेप्ट क्या अप्लाई किया है मैंने यहाँ पे? रिलेशनशिप इज मेंशन्ड डायरेक्टली, बट व्हाट द कंसेप्ट बीइंग अप्लाइड? मास कंजर्वेशन। तो कंसेप्ट लगा हुआ है मास कंजर्वेशन का, वेटेड एवरेज नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ मास है ये। तो किसके मास को कंजर्व किया है आपने? हमने किसके मास को कंजर्व किया हुआ है? इस एक्सप्रेशन में मैंने किसके मास को कंजर्व किया हुआ है? यहाँ पे हमने जो मिनरल्स हैं सॉइल के सैंपल के अंदर उसके मास को कंजर्व किया हुआ है। यहाँ पे जो मिनरल्स हैं सॉइल के सैंपल के अंदर उसके मास को कंजर्व किया हुआ है हमने। क्लियर है चीज? हाँ, मास कंजर्वेशन लगाइए, पर किसके ऊपर? मिनरल्स के मास के ऊपर। तो सॉइल के सैंपल के अंदर जो मिनरल्स का मास है उसके ऊपर कंजर्वेशन लगा रखी है हमने। दैट कंजर्वेशन इज बीइंग अप्लाइड हियर। क्लियर है पूरी कहानी? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस? चलिए, हाँ, कमिंग बैक टू दी क्या पूछ रहे थे ये? कमिंग बैक टू व्हाट? प्रीवियस स्लाइड। हाँ, ये वाली वैल्यू पूछ रहे थे आप, दिस वाज द वैल्यू बीइंग ऑब्जर्व्ड। ये वैल्यू पूछ रहे थे, कौन पूछ रहा था? विजय पूछ रहा था ये। विजय, ये वैल्यू मैंने ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे लिखी हुई है। हाँ, यही अभी आ रहा हूँ एक एक करके सारी चीजों पे। हाँ, लिक्विड लिमिट इज 400 to 500, प्लास्टिक लिमिट इज 200 to 250 फॉर ब्लैक कॉटन सॉइल। आपने जो वैल्यू लिखी हुई है 200 से लेके 250 के बीच में, वो न्यूमेरिकल डिफरेंस लिखा है। ये वैल्यू ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे लिखी हुई है। दिस वैल्यू इज ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन। परसेंटेज हमेशा बाय मास होता है सतबीर सिंह। इस क्लास को भी मैंने एन नंबर ऑफ टाइम्स डिस्कस किया हुआ है। जब भी आपको परसेंटेज दी हुई हो या प्रपोर्शन दिया हो, बाय डिफॉल्ट वो बाय मास चलेगा, बाय वॉल्यूम नहीं चलेगा। अगर कोई परसेंटेज बाय वॉल्यूम होगा वो क्लियरली मेंशन्ड होगा। तो एक जनरल चीज बता दी पूरी इंजीनियरिंग के लिए, फॉर योर इंटायर इंजीनियरिंग आपको ध्यान रखना है, परसेंटेज हमेशा बाय मास चलेगी। पर अगर परसेंटेज बाय वॉल्यूम हुई या प्रपोर्शन बाय वॉल्यूम हुई तो मुझे लिख के देना पड़ेगा वहां पे। आई हैव टू स्पेसिफाई दैट। इफ नॉट स्पेसिफाइड, बाय डिफॉल्ट इट विल बी बाय मास। बाय डिफॉल्ट वो बाय मास चलेगा। क्लियर है चीज? क्लियर है विजय आपका पॉइंट भी? तो आपने न्यूमेरिकल डिफरेंस निकाला है 400 माइनस 200, 500 माइनस 250, इसलिए आपकी रेंज आ रही है 200 से लेके 250। यहां पर जो मैंने वैल्यू लिखी हुई है वो ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे लिखी हुई है। दिस वैल्यू इज ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन। क्लियर है दोनों पॉइंट? आगे बढ़े अब, शैल वी कैरी फॉरवर्ड? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, विल कंटिन्यू। सो लास्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमारा लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? तो आज यहीं तक ही करेंगे। लास्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, आज काफी सारे कंसेप्ट बता दिए आपको वैसे भी। लास्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज कंसिस्टेंसी। लास्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज कंसिस्टेंसी इंडेक्स और रिलेटिव कंसिस्टेंसी, so IC. So last point of reference for today's class is consistency index और relative consistency. अब क्या significance है इसकी consistency index की और relative consistency की? It says that in situ behavior of saturated fine grained soil, so in situ behavior of saturated fine grained soil at its natural water content is represented by consistency index. नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इट इज डिफाइंड। इसको डिफाइन कैसे करते हैं?
It is defined as ratio of difference of liquid limit and natural water content to the plasticity index. बहुत ही सिग्निफिकेंट पैरामीटर है ये. इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पैरामीटर. सवाल बनता है इसके ऊपर भी. तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या है? डिफरेंस ऑफ लिक्विड लिमिट टू द नेचुरल वाटर कंटेंट टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स. प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होती है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स होती है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट. इन C2 का मतलब फील्ड कंडीशन. बता रहा हूँ एक एक करके सारे. अब सिग्निफिकेंस क्या है कंसिस्टेंसी इंडेक्स का? हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स या रिलेटिव कंसिस्टेंसी हमें यह बताती है कि सॉइल अपने नेचुरल वाटर कंटेंट पे फील्ड में कैसा बिहेव करेगी. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. कंसिस्टेंसी इंडेक्स या रिलेटिव कंसिस्टेंसी हमें यह बताती है कि सॉइल अपने नेचुरल वाटर कंटेंट पे, यानी जितना पानी है उसके अंदर उतने वाटर कंटेंट पे फील्ड में मतलब इन C2 सिचुएशन में कैसा बिहेव करेगी. इसका मतलब इन C2 बिहेवियर ऑफ द सैचुरेटेड फाइन ग्रेन्ड सॉइल एट नेचुरल वाटर कंटेंट इन द फील्ड इज गिवन बाय दिस पैरामीटर. अब बिहेवियर के बारे में क्या जानकारी निकालते हैं वो भी देखते हैं आगे. इसको डिफाइन कैसे किया हमने? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ लिक्विड लिमिट एंड नेचुरल वाटर कंटेंट टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल. ये डिफरेंस है रेशियो का. किसके रेशियो का? लिक्विड लिमिट और नेचुरल वाटर कंटेंट और सॉइल के प्लास्टिसिटी इंडेक्स का. इस बात को समझने के लिए, टू मेक यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, मैं दोबारा से कंसिस्टेंसी कर्व बना रहा हूं. आई एम अगेन ड्रॉइंग द कंसिस्टेंसी कर्व ताकि ये कहानी आप मेरे को खुद बता दो. सो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनी, इसको स्ट्रेट लाइन बनाता हूं पहले. दिस इज द स्ट्रेट लाइन. तो हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए. सो हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस शुड आल्सो बी हॉरिजॉन्टल. ये भी हॉरिजॉन्टल होना चाहिए. सो हॉरिजॉन्टल. फिर ये चेंज इन वॉल्यूम बताती है. वाई एक्सिस पे क्या है हमारा? वॉल्यूम है. एक्स एक्सिस पे हमारा वाटर कंटेंट है. दिस इज अवर श्रिंकेज लिमिट, दिस इज अवर प्लास्टिक लिमिट, दिस इज अवर लिक्विड लिमिट. ये हमारा लिक्विड लिमिट है. दिस इज द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल. अब मैं 3 केस लेके चल रहा हूँ. आई एम टेकिंग 3 केसेस. 3 केस लेके चल रहा हूँ. अब वो तीनों केस आप बताओगे मुझे क्या क्या होंगे. ये पहला केस W1 वाटर कंटेंट, ये दूसरा केस W2 वाटर कंटेंट, ये तीसरा केस W3 वाटर कंटेंट, और एक चौथा केस भी ले रहा हूँ. वन मोर केस इज ऑल्सो बीइंग टेकन. तो मैंने 4 केस ले लिए. अब एक्चुअल में है 3 केस ही, और मैंने 4 केस में इसको डिवाइड कर दिया. चलो खुद बताओ. रेफर द सिचुएशन ऑन योर ओन. पहला वाटर कंटेंट W1, दूसरा वाटर कंटेंट W2, तीसरा वाटर कंटेंट W3, चौथा वाटर कंटेंट W'. यहाँ पर सॉइल है सॉलिड, यहाँ पर सॉइल है सेमी सॉलिड. सो हियर सॉइल इज सेमी सॉलिड. यहाँ पर सॉइल है प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में, यहाँ सॉइल है लिक्विड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में. तो जरा मुझे ये बताओ, अगर सॉइल का नेचुरल वाटर कंटेंट W1 है, सॉइल कैसे बिहेव करेगी? अगर सॉइल का नेचुरल वाटर कंटेंट W1 है, तो अगर मैं बोलूं इफ नेचुरल वाटर कंटेंट इज इक्वल टू W1, सॉइल कैसा बिहेव करेगी? हाउ द सॉइल विल बिहेव? हाउ द सॉइल विल बिहेव? सॉइल विल बिहेव लाइक लिक्विड. तो सॉइल किसकी तरह काम करेगी? लिक्विड की तरह काम करेगी. तो हम बोलेंगे सॉइल इज इन लिक्विड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी. तो सॉइल लिक्विड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी में है. तो मुझे ये बताओ कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या निकल के आएगा? अगर हमारा नेचुरल वाटर कंटेंट W1 WL से ज्यादा है तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या निकल के आएगी? अगर हमारा नेचुरल वाटर कंटेंट W1 लिक्विड लिमिट से ज्यादा है तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या निकल के आएगी? अगर हमारा नेचुरल वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट से ज्यादा है तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या? 0 निकल के आ जाएगी. कौन है ये 0 वाले? अरे कंसिस्टेंसी इंडेक्स है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स नहीं है ये. हे भगवान. अरे ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स नहीं है ये. इट इज नॉट प्लास्टिसिटी इंडेक्स. ये देखो कौन है 0 वाले. ये सब 0 वाले महान लोग हैं. अरे एक कंसेप्ट दूसरी जगह मत लगा दिया करो. डोंट अप्लाई वन कंसेप्ट इन अनदर इक्वेशन. वो कंसेप्ट आपको बताया था सिर्फ प्लास्टिसिटी इंडेक्स के लिए, खत्म हो गई प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमारी. ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स है. तो हमारी कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या निकल के आएगी? नेगेटिव निकल के आएगी. अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स विल बी नेगेटिव. तो अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स नेगेटिव है, ये क्या सिग्निफाई करता है? अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स नेगेटिव है, ये क्या सिग्निफाई करता है? If consistency index is negative, what does it signifies?
इट सिग्निफाइज सॉइल इज इन लिक्विड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी। सॉइल किसमें रहेगी? लिक्विड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में रहेगी। क्लियर है चीज? क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ नेचुरल वाटर कंटेंट इज W3 और W3 डैश, अगर नेचुरल वाटर कंटेंट W3 है या W3 डैश है, सॉइल किसमें रहेगा? सॉइल किसमें रहेगा? अगर नेचुरल वाटर कंटेंट W3 या W3 डैश है, सॉइल किसमें रहेगा? सॉलिड या सेमी सॉलिड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में रहेगा। ये प्लास्टिक में कौन आ गया? ये शैलेंद्र कुमार देख तो लिया करो क्या लिख रहा हूं मैं। अगर नेचुरल वाटर कंटेंट W3 या W3 डैश है, सॉइल किसमें होगा? या तो सॉलिड में होगा या सेमी सॉलिड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में होगा। तो इस केस में हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या निकल के आएगा? चेक करो। अगर हमारे W3 या W3 डैश की वैल्यू, अगर हमारे W3 या W3 डैश की वैल्यू WP से कम है, अगर हमारे W3 या W3 डैश की वैल्यू WP से कम है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या निकल के आ जाएगी? कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या निकल के आ जाएगी? कंसिस्टेंसी इंडेक्स निकल के आ जाएगी ग्रेटर देन 1। तो अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स 1 से ज्यादा होती है, सॉइल किसमें होती है? सॉइल इज इन सॉलिड और सेमी सॉलिड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी। क्लियर है चीज? पॉजिटिव नहीं है बेटा, 1 से ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर नेचुरल वाटर कंटेंट W2 है, सॉइल किसमें होगा? सॉइल विल बी इन प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी। सॉइल हमारी प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में आएगी। अब बताओ कंसिस्टेंसी इंडेक्स कितनी हो जाएगी? अगर हमारा नेचुरल वाटर कंटेंट W2, अगर हमारा नेचुरल वाटर कंटेंट W2 हो, तो इस केस में सॉइल होगी प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में। W2 की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है? W2 की वैल्यू जा सकती है लिक्विड लिमिट से लेके प्लास्टिक लिमिट तक। W2 कैन वेरी फ्रॉम लिक्विड लिमिट टू प्लास्टिक लिमिट। इसका मतलब कंसिस्टेंसी इंडेक्स कहां से कहां तक वेरी करेगा? लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स 0 से लेके 1 के बीच में हुआ, अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स 0 से लेके 1 के बीच में हुआ, सॉइल किसकी तरह काम करेगी? प्लास्टिक मटेरियल की तरह काम करेगी। सॉइल विल एक्ट लाइक अ प्लास्टिक मटेरियल। तो एक कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या बता रहा है हमें? तो एक कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या बता रहा है हमें? सॉइल का बिहेवियर बता रहा है फील्ड में एट इट्स नेचुरल वाटर कंटेंट। सॉइल कैसी होनी चाहिए? फुल्ली सैचुरेटेड होनी चाहिए। सॉइल शुड बी फुल्ली सैचुरेटेड। क्लियर है पूरी स्टोरी? So on the basis of the value of consistency index, we can comment upon the behavior of the soil in field which is completely saturated, जो completely saturated हो। अब कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना हो पूरी कहानी में से, any of the point to be referred from this for anyone। ऑल कंसिस्टेंसी लिमिट फाइंड करने के लिए सॉइल सैंपल अनडिस्टर्ब्ड स्टेट में होगा या डिस्टर्ब्ड स्टेट में होगा। जब कंसिस्टेंसी लिमिट निकालोगे तब आप टेस्ट परफॉर्म करोगे। जब आप टेस्ट परफॉर्म करोगे, सॉइल का सैंपल कलेक्ट करोगे। जब सॉइल का सैंपल कलेक्ट करोगे, सॉइल का सैंपल डिस्टर्ब हो जाता है। सॉइल सैंपल इज डिस्टर्ब्ड। सर इफ सॉइल, इफ प्लास्टिक सॉइल इज मिक्स विद नॉन प्लास्टिक सॉइल, तो क्या अफेक्ट होगा लिक्विड लिमिट और, तो क्या अफेक्ट होगा लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के ऊपर? अगेन वेरी ऑब्वियस, जब आपने नॉन प्लास्टिक सॉइल मिलाई, जब आपने नॉन प्लास्टिक सॉइल मिलाई प्लास्टिक सॉइल के अंदर, तो दोनों की वैल्यू कम हो जाएंगी। लिक्विड लिमिट भी कम हो जाएगा, प्लास्टिक लिमिट भी कम हो जाएगा। लिक्विड लिमिट विल आल्सो डिक्रीज, प्लास्टिक लिमिट विल आल्सो डिक्रीज, प्लास्टिसिटी इंडेक्स विल आल्सो डिक्रीज। सर कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर, not only consistency index, any of the property of consistency is not defined for partially saturated soil। ये सारी कहानी कहां चल रही है? ये सारी कहानी सुपर सैचुरेटेड स्टेट में चल रही है। तो जो भी डिस्कशन हम कर रहे हैं सॉइल की कंसिस्टेंसी के बारे में, वो तब कर रहे हैं जब सॉइल सुपर सैचुरेटेड स्टेट में हो। क्लियर है? वो प्लास्टिक लिमिट का लिक्विड लिमिट से ज्यादा प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है,
प्लास्टिक लिमिट लिक्विड लिमिट से ज्यादा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, पर जब हम टेस्ट करते हैं टेस्ट के टाइम पे कई बार प्लास्टिक लिमिट लिक्विड लिमिट से ज्यादा आ जाती है। तो अगर आप ये सवाल पूछोगे क्या प्लास्टिक लिमिट लिक्विड लिमिट से ज्यादा होती है सॉइल की, नहीं होती है सॉइल की, पर जब हम टेस्ट परफॉर्म करके उसे निकालते हैं टेस्ट का रिजल्ट जो प्लास्टिक लिमिट का है लिक्विड लिमिट से ज्यादा आ सकता है। तो वो हमारे टेस्ट की दिक्कत है, पर कंसेप्चुअली प्लास्टिक लिमिट लिक्विड लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकती। कंसेप्चुअली प्लास्टिक लिमिट कैन नॉट बी मोर देन लिक्विड लिमिट। क्लियर है? क्लियर है पूरी कहानी? चलिए, सो वी आर डन विद ऑल द एस्पेक्ट्स। आज के सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स बता दिए आपको। रेस्ट विल कंटिन्यू टुमारो। डिफरेंस बिटवीन कंसिस्टेंसी एंड प्लास्टिसिटी, कल वाला लेक्चर देखो, पता चल जाएगा। इन केस फ्लॉक इंक्रीज बियॉन्ड दिस द फ्लॉक विल, अगर फ्लॉकुलेशन में फ्लॉकुलेशन का टाइम 30 मिनट से ज्यादा बढ़ाओगे, तो अगर फ्लॉकुलेशन में फ्लॉकुलेशन टाइम 30 मिनट से ज्यादा बढ़ाओगे, एयर एंटर कर जाएगी, एयर एंटर कर गई फ्लॉक में, फ्लॉक हल्का हो जाएगा, फ्लॉक हल्का हो जाएगा तो सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल नहीं करेगा, सेडिमेंटेशन टैंक की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। बट वी कंसीडर W3 डैश ऑल्सो, अरे वो तो स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी है, सॉलिड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी है। दिस इज द सॉलिड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी। तो वाटर कंटेंट, नेचुरल वाटर कंटेंट तो W3 डैश हो सकता है, तो सॉइल का जो नेचुरल वाटर कंटेंट है वो तो W3 डैश हो सकती है, पर मेरी कंसिस्टेंसी डिफाइंड है किसके ऊपर? कंसिस्टेंसी डिफाइंड है श्रिंकेज लिमिट के ऊपर, यानी जो वॉल्यूम चेंज डिफाइंड है वो किसके ऊपर है? श्रिंकेज लिमिट के ऊपर है। हाउएवर सॉलिड स्टेज भी तो एक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी है, पर जो भी वॉल्यूम चेंज निकल के आते हैं वो श्रिंकेज लिमिट के ऊपर निकल के आते हैं। Whatever volume changes in the soil are observed are above shrinkage limit only, यानी in super saturated state। पर नेचुरल स्टेट सॉइल की सॉलिड भी तो हो सकती है, तो नेचुरल स्टेट बताइए आपको मैंने, इट इज नेचुरल स्टेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू टुमारो, बाकी की कहानी कल करेंगे। सो रेस्ट विल डिस्कस टुमारो। एयर इंट्रैप कैसे होती है उसके लिए लेक्चर देखो, एनवायरनमेंट का उसमें बता रखा है, सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं। यूट्यूब पे खोलो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, उसमें कोगुलेशन फ्लॉकुलेशन वाला चैप्टर खोलो। कोगुलेशन फ्लॉकुलेशन वाले चैप्टर में जब डिजाइन डाटा दे रखा है, डिजाइन डाटा जब 30 मिनट बताया था, 30 मिनट डिजाइन डाटा बताने के साथ साथ ये चीज डिस्कस की हुई है। तो वीडियो अवेलेबल होगा, वीडियो चेक करो, वहां पे मिल जाएगा सब कुछ। If WP is greater than WL, then IP reported as 0. IP reported as 0, क्या सेंटेंस करेक्ट है? अरे बेटा अभी तो बताया पीछे। क्या सोते रहते हो क्या, या एक बात में समझ में नहीं आती है? या तो एक बार में बात समझ में नहीं आती है, या सोते रहते हो जब मैं बताता हूं ये क्या लिखा हुआ है। जरा पढ़ना, ये जरा पढ़ना, ये पवन कौशिक क्या लिखा हुआ है, ये जो आपने सवाल पूछा है उसके लिए जरा ये स्टेटमेंट पढ़ लेना। If plastic limit of soil comes equal or greater than the liquid limit, then its plasticity index is reported as 0. और अपना एक सवाल पढ़ लेना, अपने क्या पूछना चाहते हो आप। अभी ये चीज बताइए पीछे, और बोला है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से वही सवाल पूछ रहा है। बहुत मतलब 2 घंटे की क्लास में 10 मिनट पहले आए हो और बोल रहे हो लेट आया था, और लास्ट में आके फिर डाउट भी पूछ रहे हो। मतलब क्लास 2 घंटे की है, 2 घंटे की क्लास में 10 मिनट पहले आए हो, 10 मिनट पहले आए और सवाल भी पूछ रहे हो। गजब, क्लास तो 2 घंटे से चल रही है, ये टॉपिक तो मैंने 10 मिनट पहले कराया है। हाँ बहुत, मतलब लेट भी आए थे, लेट के आने की भी लिमिट होती है। 2 घंटे की क्लास में 10 मिनट पहले आए और सर लेट आया था, लेट के आए थे, क्लास तो खत्म हो गई थी तब तक।